हाँ भगवान जी, आपका केस लॉगिन होना था आज कोई। वो आज तो पोर्टेबिलिटी का पॉलिसी भेजा था आपने यूनिवर्सल सोमपो का। पोर्टेबिलिटी में 8वें महीने में है, उसकी डेट ये देखना है सर आपको। अच्छा, वो 8वें तो महीने फाइनल में, हो। तब तो अभी टाइम है सर, अभी 45 दिन नहीं का वो, काम कर सकते हैं। हाँ, तो एक तो ये देखना था उसकी, जो मैंने प्रीमियम डाली है अपनी हाँ बहन जी को भी डाली थी, उन्होंने कहा ये सही है प्रीमियम। ठीक है। ठीक है, मैंने उसको फैमिली ऑप्टिमा बताया है उसमें, लेकिन उसमें जो पूछना चाह रहा था मैं आपसे, हाँ बताइए। उस बंदे का कहना है साहब मेरे को अब शुगर होना शुरू हो गया है। अच्छा, ठीक है, मैंने कहा 1 साल का वेटिंग लगेगा आपको। कितने ये साल उसको पुरानी बता, पॉलिसी है उसकी? 3 साल पुरानी है, 17 में लिया उसने, 18, 17, 18, 19। 17, ठीक है, 18, 19। 18, 19, 19, 20, 3 साल हो गए जी हैं। जी। कॉम्प्रिहेंसिव ले लेगा तो नहीं लगेगा। नहीं और लगेगा, बता दिया मैंने उसको, बता बता दिया दिया। आपने, बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन बस। उससे अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेने हैं, मैंने अभी जस्ट गई है पार्टी, तो मैंने उसको आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाँ, और, और आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए जितने कोई फैमिली सर्टिफिकेट। मेंबर्स है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट चाहिए, दो तीन हाँ चार जितने लोग हैं। ठीक और है, एक ईमेल आईडी, आईडी, फोन नंबर। मेल आईडी, फोन नंबर चाहिए। अगर जी, प्रीमियम 25 एक में से ज्यादा का है तो 20,000 हस्बैंड, करीब, 20,000 का आ रहा है प्रीमियम। 25 से कम है तो सिर्फ हाँ। प्रपोजर का आईडी प्रूफ चाहिए आपको। और उसके बाद एक वो क्या कहते हैं, जो प्रीवियस पॉलिसी है 3 साल की, तीनों साल वो की चाहिए। पेपर्स की कॉपी चाहिए। तीनों और साल की नहीं है, उस 1 साल जो वर्तमान में जो है उसमें तीनों की डिटेल है। उससे नहीं चलेगा सर, पिछले 2 साल की भी चाहिए। अगर वो नहीं मिलती है तो? इस वाली पॉलिसी में मेंशन होना चाहिए कि पॉलिसी है, 2017 से चल रही है, तब हाँ है ना, चलेगा। उसमें मेंशन है इसके अंदर। हाँ तब चलेगा सर, कोई दिक्कत मैंने नहीं है। आपके व्हाट्सएप पर हम, डाला हुआ है, हाँ देखना एक डेट बार। ऑफ इंसेप्शन अगर उसमें मेंशनड है तो हाँ चलेगा। मेंशन है। हाँ तो कोई मेंशन है। दिक्कत नहीं है। और साथ में क्या चाहिए हमें, कोई पॉलिसी में क्लेम लिया हुआ है तो उसकी डिस्चार्ज समरी मैंने कोई क्लेम नहीं लिया, उससे शपथ पत्र मांगा है मैंने। प्लस। और साथ में एक छोटा सा वो चाहिए कि जो वो मेडिसिन शुगर की लेना शुरू कर दिया है, तो हाँ, उसका नाम डिटेल चाहिए, कितने टाइम से ले रहा है, वो सिर्फ मेंशन कर दे तो विच इज मोर देन सफिशिएंट। तो 1 महीने का वेटिंग पीरियड तो जब भी लगेगा ना FHO में तो? नहीं सर, कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगता, पोर्टेबिलिटी के केस में डे 1 से कवर होता है। नहीं, मेरा जब निवेदन ये था कि FHO अगर देंगे तो उसको 1 साल का नहीं लेगा, 3 साल तो चल गई, उसके 4 साल बाद है ना इसमें। साल का लगेगा, आप 1 महीने वाला बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ 1 महीने का वेटिंग पीरियड नहीं लगता पोर्टेबिलिटी में, 3 दिन नहीं, का एक वेटिंग महीना, पीरियड। 1 महीने का नहीं लगेगा, यानी 1 साल हाँ, का लगेगा ना। 1 साल का तो लगेगा सर, तो फिर अगर उसको वो शुगर सामने का से तो कोई डिक्लेयर डिटेल करेगा। शुगर की डिटेल देने की जरूरत भी क्या है फिर उसको? तो अगर डिक्लेयर करेगा तो 1 साल का लगेगा, डिक्लेयर नहीं करेगा तो नहीं हम्म, लगेगा। उसको बोलना ये पड़ेगा नहीं कि लगेगा पॉलिसी ना लेने उसको, के फिर भी बाद लगेगा ना आपको सर। शुगर स्टार्ट हुई है, तब तो ठीक हाँ है। हाँ हाँ रिपोर्ट करने के बाद, हाँ रिपोर्ट हाँ। करने के 4 महीने बाद, 2 महीने बाद वो कागज हम्म। बनवा लेता है किसी से, डॉक्टर हाँ से, हाँ। आपको शुगर अभी स्टार्ट हुई है, पिछला ठीक है। कोई कोई भी डिस्क्लोजर नहीं देता है, तो हाँ उसे हाँ। क्लेम में कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है डेट का, कि जिस डेट की पोर्टेबिलिटी हो रही है, जैसे अगस्त की उसकी रिन्यूअल डेट है, तो वो जी। अक्टूबर में, सितंबर में जाके किसी डॉक्टर से बनवा के रख ले। और ये मान के हम्म। मेरे को अक्टूबर 2020 में ही शुगर डायग्नोस हुई है, तो कभी भी ओके। क्लेम की आराम से मिल जाएगा। लेकिन सर जो दवाई चलेंगी उसकी उनके तो पैसे तो नहीं मिलते ना, वो तो एडमिट होगा तो ही मिलेंगे ना। हाँ वो क्या तो तभी चीज? मिलेंगे। हाँ एडमिट होगा जब भी मिलेगा सर, पैसा तो जब भी मिलेगा जब एडमिट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो बनवा के रख लेगा तो उसको आगे क्लेम में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो यूनिवर्सल है, ये अपोलो का ही है कि सर? नहीं सर, यूनिवर्सल एक अलग कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जो गाड़ियों का हम्म। इंश्योरेंस भी करती है। ये हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा, भी करते हैं ये लोग। यूनिवर्सल। अच्छा अच्छा। यूनिवर्सल तो सोमको। इसमें जो मेंशन कर रखा है, हाँ कंपनी नेम, पॉलिसी नंबर पुरानी वाली जो लिख रखी है, हाँ। और 2017 और 2018 ईयर्स, ठीक है सर, इसमें मेंशन हो रहा है, सारा कुछ डिटेल लिख बस रहा है है। तो चलेगा सर, हमें वो जो करंट वाली पॉलिसी है उसमें लिखा हुआ होगा कि ये जी। पॉलिसी 2017 से रनिंग है, तो हम 3 साल हम्म। काउंट कर लेंगे इनका, कोई भी दिक्कत नहीं हाँ, है। 28/8/2020 को रिन्यू होगी ये। हाँ ये ठीक है। ठीक। तो ठीक 45 है दिन पहले हम लोग कर सकते हैं इसको, हम लोग जुलाई में एनरोल करेंगे। अभी लॉगिन भी नहीं कर सकते, जून में लॉगिन भी नहीं कर सकते। ठीक है 45 दिन का मतलब है 5 जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है ठीक है, पाँच ठीक है जुलाई सर, को लॉगिन कर सकते हैं इसमें। ठीक है। आप रख सकते हैं इसको संभाल के, उसको चेक वेक लेके रख सकते हैं, या ऑनलाइन पेमेंट कराना चाहे तो फिर हाँ जुलाई में ही कराएंगे सर। ठीक है सर। फॉर द टाइमिंग अभी उनको बोलिए शांति से आप बैठें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हाँ। है। जी जितेंद्र जी नमस्कार। जी कैसे हैं सर नमस्कार आप सर। लोग, सब कुछ कुशल मंगल, परिवार में सब ठीक ठाक? जी सर। आज का टॉपिक लिया है सर, थोड़ा सा एक रिलेटिव टॉपिक है, ज्यादातर लोग कुछ हमारे साथ ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। और ये सब चीजों की प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को जब हम लोग काम करते हैं, जिसमें लोगों के साथ कंसर्न आता है, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, ऑलरेडी एजेंट है, रिलेटिव से पॉलिसी लेनी है,
आपसे क्यों लूं, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप दूर है मैं नियर बाय से लूंगा, आधी रात को जरूरत पड़ेगी तो मैं कहाँ ढूंढूंगा, डिस्काउंट कितना दोगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने रिलेटिवली एनरोल करने की कोशिश की है। कुछ और चीजें होंगी जो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो आप लोगों के सामने फेस आती है, कुछ नई चीजें। तो वो सारे क्वेश्चंस भी आज हम लोग 1 to 1 डिस्कस करेंगे। और ये बहुत बेसिक जवाब है, कुछ लोग ऑलरेडी इस टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये टॉपिक जितनी बार डिस्कस करें उतनी बार कम है, क्योंकि ये रोज आने हैं। हर रोज ऐसे लोग मिलने वाले हैं, हर रोज आपको मना करने वाले लोग मिलने वाले ही हैं। इसमें कोई इशू है ही नहीं, ना ही इनसे कभी घबराना है। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। भगवान दास जी सही कह रहा यस हूँ? सर, यस कोई सर। दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई हमें हाँ मना करता है तो हमें कोई घबराना तो नहीं चाहिए? हाँ, मेरे देखने में तो ये आया है सर। मैंने अभी जिस दिन हाँ क्या ले जिस दिन से ब्रॉडकास्टिंग बनाया ना, हाँ जी, हाँ जी। 1000 लोगों को बनाया मैंने। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और 1000 लोगों को जब डेली मैसेज करता हूँ तो हाँ, उसमें जो रिप्लाई आती है उसका बड़ा ही आनंद मिलता है। मजा ठीक आता है है, ना सर? हाँ आता है। और उसमें से मेरे पास इस समय 10 लोगों की सूची है क्या जिन्होंने बात चला है! करके पूछा है कि बीमा कितने का होगा। बीमा कितने दो का होगा? हाँ, 2-3 पार्टियों। चलो, मैं आपके काम आ पाया, समझा पाया कि ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट काम की है। बेस्ट, बेस्ट सर, बेस्ट। काम होता है और आप, हर एक काम में यूज कर सकते हैं। जरूरी अगर नहीं है इसमें ये लाइव। दिशा यदि को हमको पहले मिली होती आज हम तो शायद हो बहुत सकता है कि बहुत आज बड़ा हम, बिजनेस हाँ कर चुके होते सर, इसमें हाँ कोई हाँ, दो राय नहीं यस, है। ये है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिजनेस बड़ा हो चुका होता और थोड़ा हाँ। और पहले हो जाता। तो हम्म। कोई बात नहीं सर, ए, किसी भी चीज के लिए देर नहीं होती है। जब जागे तभी सवेरा, जब जी जी। शुरुआत करें तभी बढ़िया है सर। कोई चीज के लिए कोई लेट नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई किसी भी चीज के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि अब लेट हो गया अब नहीं कर सकते, ऐसा कभी भी जी नहीं है। जी। तो आज उन थैंक सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। अभी 7-6 हो गए हैं, तो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ लोग नोट करना चाहें, कहीं कुछ लिखना चाहें, रिकॉर्ड करना चाहें या रिकॉर्डेड चाहिए तो वो सब चीजें मैं भेज सकता हूँ। वो सारे ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं। अब ये हमारा जो कनेक्शन है ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा और कंटिन्यूएशन चलेगा। इसमें जो भी हमारी वर्चुअल डिस्कशन होगा एक दूसरे के साथ, वो सारा डिस्कशन हम लोग, मैं चाहूंगा कि हम लोग लाइव जब जब भी मैं कोई क्वेश्चन इसमें रेज करूंगा आपको आंसर दूंगा, तो वो चीज आप लोगों को बतानी है कि हाँ ये चीज मेरे को सुटेबल है नहीं, मेरे को समझ में आया है नहीं आया। ऐसा हम किसी को बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। कुछ कड़वे वचन भी हो सकते हैं, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ सही भी लगेंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें आप लोग हो सकता है एग्री ना करें। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, हर आदमी के लिए चीजें डिफरेंट रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग किसी से भी बात करते हैं तो पहले और सबसे बेसिक ऑब्जेक्शंस क्या आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। जो बहुत लोग बोलते हैं, चाहे आप लाइफ बेचें, हेल्थ बेचें, कोई भी चीज बेचें, तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसके पास टाइम क्यों नहीं है। कई बार हो सकता है वो पर्सन जेन्युइनली बिजी हो, उसका जो प्रोफाइल है, काम का जो टाइमिंग है, जिस टाइम में आपने उसको अप्रोच किया वो टाइमिंग हो सकता है गलत हो सकता है उसका सुबह शाम का ही दुकानदारी का टाइम हो, वो ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जहां पर उस टाइम सुबह शाम में ही उसके कस्टमर आते हैं, या उसकी कोई इस टाइम में मीटिंग चलती है जिस टाइम आप लोग अप्रोच कर रहे हैं, या कोई ऐसी रॉन्ग टाइम में आपने कॉल किया जिस टाइम में आपको करना ही नहीं चाहिए था। जैसे कि कुछ लोगों का दोपहर में सोने का टाइम होता है, हो सकता है आप लोग अपने ऑफिस में वर्किंग हो लेकिन उसका सोने का टाइम हो, वो सुबह ज्यादा जल्दी उठता हो, रात को ज्यादा लेट सोता हो, तो उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको ऐसे लोगों के साथ पहले कोशिश करनी है उनसे कन्वीनियंट टाइम लेने के लिए। सर आई एम अवेलेबल 24/7, मुझे सिर्फ आपका 10 मिनट चाहिए, 15 मिनट चाहिए। पहले ये कोशिश करनी है कि आप किस टाइम अवेलेबल होंगे, फ्री होंगे, जिसमें मैं आपके लिए नहीं आपकी पूरी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस समझाना बताना चाहता हूँ। तो आपका अगर मैसेज उसके पास सही चला गया कि आपका पर्पस क्या है, तो वो हो सकता है आपको टाइम बता दे। हम लोग सिर्फ ज्यादातर लोगों के फोन सुन के फोन काट देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है और दोबारा उसको अप्रोच नहीं करते। हमें पहले ये समझना है कि वो आदमी जनरली बिजी हो सकता है, जनरली ऑक्यूपाइड हो सकता है। जैसे कोई पर्सन आपको सामने से बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, फोन रख दीजिए फटाफट से, या कुछ भी आप शब्द ही बोल सकता है, कुछ और बदतमीजी ही बोल सकता है, तो आपने उसको क्या बोलना है, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अगर आप लोग किसी के सामने एकदम सामने से फ्लैट हो जाते हो और अपनी गलती मान लेते हो, तो दूसरा आदमी ना आपके ऊपर हावी नहीं हो पाता।
प्रॉब्लम ही जब आती है जब हम अपनी गलती नहीं मानते और उससे बहस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले अगर कोई बंदे को हो सकता है एक्चुअल डिस्टरबेंस हुई आपसे, तो पहले सॉरी फील कर लीजिए, बोलिए आई एम सॉरी, मैंने आपको बॉदर किया, लेकिन आप मुझे अपना 10 मिनट सुविधा अनुसार जिस टाइम आपको अवेलेबल हो, सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, उसको ऑप्शन दे दीजिए, आज या कल, सुबह या शाम को। आप ये मत बोलिए मैं कब आपसे बात करता हूँ, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देगा कभी नहीं। जब हम किसी को ऑप्शन देके बात करते हैं तो वो उसमें से कोई ना कोई ऑप्शन चूज कर लेगा कि सर मैं आपको शाम को बात कर लूं या सुबह बात कर लूं, कल शाम को 4 बजे पर ठीक रहेगा या 8 बजे ठीक रहेगा, रात को 8 बजे या सुबह 6 बजे या सुबह 4 बजे या शाम दोपहर में 10 बजे, कोई भी आप उसको ऑप्शन देके जब उससे टाइम लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो कन्वीनियंट टाइम मिल जाएगा। और एक उसका एक बेस्ट तरीका होता है, जब भी आप किसी पर्सन से टाइम ले रहे हैं तो उसको एक छोटा सा सुंदर सा मैसेज बना के डालिए। पहले अपनी गलती जो आपने वर्बली कमिट करी थी उससे, वो गलती आप मैसेज में लिख के डालिए, आई अगेन सॉरी टू डिस्टर्बिंग यू, माई सेल्फ सो एंड सो, मेरा नाम योगेंद्र वर्मा है, मैं स्टार हेल्थ का एजेंट हूँ, एडवाइजर हूँ, और मैंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कॉल किया था, प्लीज सेव माई नंबर, प्लीज सेव माई नंबर, मैं आपको कल, जैसे कि आपने मुझे बोला है शाम को 4 बजे फोन करना है या परसों सुबह 10 बजे फोन करना है, इतने बजे कॉल करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल उठाने के लिए। क्या फर्क पड़ेगा अगर 2 लाइन लिख के हमने किसी को डाल दी, तो वो शायद आपके फोन का रिप्लाई कर दे, आपको ओके कर दे, आपको बोल दे इट्स ओके, नो बैड फीलिंग। हो सकता है वो इरिटेटिंग मूड में बैठा हो, किसी लड़के बैठा हो, किसी घर में किसी की लड़ाई चल रही हो, या किसी के ऑफिस में कोई टेंशन चल रही हो, लेकिन वो थोड़ी देर बाद 2 घंटे 4 घंटे बाद अगर आपको रिप्लाई कर देगा, तो आपकी लिस्ट में एक कॉन्टेक्ट जुड़ जाएगा, आपकी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में उस पर्सन का नाम ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, आपको काम करना उसके साथ इजी हो जाएगा। अब वो चाहे ना चाहे उस आपके मैसेज उसके पास जाते जाएंगे। ये पहला आपको स्टेप करना है। किसी भी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिनाई करता है उससे रीजन पूछने की कोशिश करनी है, टाइम लेने की कोशिश करनी है। कुछ लोग आपको अलग 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक तो जेन्युइनली बिजी, और दूसरे लोग मिलेंगे कि वो लुक बिजी डू नथिंग, जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं बिजी होने का और एक्चुअल में बिजी नहीं है। तो दोनों तरह के बिजनेस पर्सन को आपने अंडरस्टैंड करना है कि इट इज एक्चुअली बिजी, ही इज एक्चुअली बिजी, और ही इज फीलिंग माई आई एम बिजी। वो आपको प्रिटेंड कर रहा है कि मैं बिजी हूं, लेकिन एक्चुअली वो बिजी नहीं है। आपको वो चीजें समझनी पड़ेंगी। एक तो मैंने उन लोगों के लिए बताया जो लोग जेन्युइनली बिजी हैं, जिनको आपने जेन्युइनली ये पूछना है किस टाइम आपके साथ मीटिंग हो सकती है, बात हो सकती है, जिस टाइम मैं आपसे 10 मिनट खुल के बात हो। दूसरे ऐसे लोगों के लिए भी बताता हूँ जो लोग आपको सिर्फ प्रिटेंड करेंगे, जब मर्जी फोन कर लो, वो हमेशा ही बोलेंगे आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी। तो उनको बोलिए, उनको कुछ ऐसा कड़वा वाक्य बोल के आइए जिससे उनको एटलीस्ट आपके जो शब्द हैं वो चुभे, वो उनको याद रहे। जैसे सर आपके पास 50 लाख रुपए कैश तो पड़ा होगा ना हॉस्पिटल में भरने के लिए, क्योंकि आजकल जो कोरोना का इलाज चल रहा है ना, 10 लाख रुपए एक आदमी पे खर्च होता है। आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, और ये जैसे ही कम्युनल स्प्रेड शुरू हो गया तो 40-50 लाख रुपए का इंतजाम रखिएगा सर। हो सकता है भगवान ने मुझे भेजा हो आपको समझाने बताने के लिए, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे क्योंकि यू आर एक्चुअली बिजी, और बहुत ज्यादा बिजी है सर आप। तो शायद उसको वो बात आपकी चुभ जाए, शायद वो बात उसको आपकी कड़वी लगे, और वो बोले क्या इतना पैसा लगता है। शायद वो आपसे ये पूछ ले इतना पैसा लगता भी है या पागल बना रहे हो। तो उसको रियलाइज कराइए, हमने 2 महीने में 1780 क्लेम सेटल किए हैं, जिसकी वैल्यू है, मैंने आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट भेजा था, डाला डाला सर, 14 मिला है। करोड़ या 17 करोड़ रुपए, 17.78 करोड़ ऐसे कुछ था। 17 हाँ, करोड़ मिला है। रुपए के क्लेम सेटल किए हैं, और जो हाईएस्ट क्लेम हमने स्टार हेल्थ में सेटल किया है 17 लाख रुपए का किया एक पर्सन के लिए। आप बोलिए 1400 क्लेम या 1700 क्लेम जो भी था, मुझे फिगर्स याद नहीं आ रही, आप बोल सकते हैं 2 महीने के अंदर 1400 क्लेम सिर्फ और सिर्फ कोरोना के हमने हैंडल किए हैं। और अभी जैसे कि चल रहा है कम्युनल स्प्रेड चल रहा है, अगर ये कम्युनल स्प्रेड हो गया तो अभी 1400 हैं, 14,000 भी हो सकते हैं, 1,40,000 भी हो सकते हैं, और 14 लाख भी हो सकते हैं। कंपनी देने से मना नहीं कर सकती, हमारी पॉलिसी में 30 दिन के बाद ही कोरोना कवर्ड है।
अगर आपने अपनी बात को सही तरीके से उसके पास पहुंचा दिया ना, जो अभी इस चीज को इग्नोर कर रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना, मैं बिजी हूँ, इसको टालना है, इसको भगाना है, तो वो आपको ध्यान से सुनेगा। मैं समझा पा रहा हूँ आपको अपनी बात? थैंक यू। चीजें सही तरीके से बता पा रहा हूँ आपको? तो आपने जज करना है कि कौन आदमी जेन्युइन बिजी है और कौन आदमी आपको टरका रहा है। कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको देखते ही हाथ जोड़ लेंगे, यार ये आएगा और मुझे पॉलिसी की बात करेगा, भगाओ, कुछ बात करो जल्दी से, यार जो काम है जल्दी बताओ, मुझे कुछ काम पे जाना है, या मेरे पास कोई मिलने वाले हैं। तो उनको ऐसी बात बोल के आ जाइए जो आपको भगाना चाहते हैं, जो आपको पता चल रहा है कि ये मेरे को टरकाने के लिए बोल रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। अगर आपने ये 10 लोगों को अप्लाई किया तो 2 लोगों को कम से कम रिजल्ट मिनिमम आएंगे, ज्यादा भी आ सकते हैं। आपके कहने का और आपके एक्ट करने का तरीका डिपेंड करता है कि आपने कितना सीरियस नोट पे उसको बताया या बोला, या आपका रिएक्शन। क्योंकि जो एजेंट होता है ना, मैंने बहुत लोगों से सुना है, एज एन एजेंट आपको एक्टर भी होना पड़ेगा। एज एन एजेंट आपको वो रोल प्ले करके दिखाने पड़ेंगे, आपके एक्सप्रेशन, आपकी वॉइस, आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ देनी चाहिए। आप बोल कुछ रहे हैं और दिख कुछ रहा है तो फिर आपसे कोई इम्प्रेस नहीं होने वाला है। इसको आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। स्लाइटली मैं लोगों से बोलता हूँ, सभी से बोलता हूँ कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अगर आपने कभी बड़े क्लेम की बात कर रही है तो वहां पर लाउड होना है, आपकी वॉइस लाउड होनी चाहिए। सर हमने 17 लाख रुपए का क्लेम पास करवाया है, अभी स्टार हेल्थ ने 17 लाख रुपए का क्लेम पास किया है। अगर यही चीज मैं बहुत प्यार से बोल दूं, सिर्फ 17 लाख रुपए का क्लेम पास हुआ है, तो शायद मेरी बात का इफेक्ट नहीं आएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आपकी वॉइस का एक्सप्रेशन चेंज होना चाहिए जब हम किसी को ये बताएं कि हमारी कंपनी के अंदर ये पावर है, हमारी कंपनी के अंदर ये चीजें हैं जो किसी कंपनी के पास नहीं है। तो शायद वो आपके एक्सप्रेशंस, आपके वे ऑफ टॉकिंग, बात करने के तरीके से इम्प्रेस होके कहेगा यार मुझे भी करना है, कहीं मेरी फैमिली में ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा। ओके, पहले पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़े कि मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे लोगों को आपने टैकल कैसे करना है, जेन्युइन वालों को भी और नॉन जेन्युइन वालों को भी। अब कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, आप उधार दे दो। टालने के लिए आपको क्या बोलेंगे, आप दे दो, ले लेना बाद में। पहले तो वो आपको जानते नहीं है जब आप उसके पास जाते हो पॉलिसी के लिए, और फिर आपसे ही उधार मांगते हैं। तो ऐसे लोगों से बोलिए सर कोई बात नहीं, मैं उधार दे सकता था आपको अगर मैं आपका घर में आपका फैमिली मेंबर होता, लेकिन जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो एज एन फैमिली कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं हर तरह की हेल्प, हर तरह की सपोर्ट करूंगा। लेकिन पहला स्टेप आपको उठाना पड़ेगा। आप किसी भी दुकान में आप जाते हो, जहाँ पहली बार जा रहे हो, कोई दुकानदार आपको देखते ही पहली बार में कोई सामान उधार देता है क्या? क्या वो 10 रुपए का हो या 10,000 रुपए का हो, आपको वहां पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद उस बंदे से साथ आपका रिलेशन बनेगा, और उसके बाद कभी कभार आप 2-4 बार 10 बार गए और एक बार आपके पास पैसे कम पड़ गए तो वो मैनेज कर लेगा। तो कहेगा नहीं आपको कि अभी दे देने सारे पैसे, ओके ठीक है जी, आप तो रेगुलर आते हो, कोई बात नहीं, कल दे देना, परसों दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाइए। यस है नो? लेकिन पहला व्यवहार आपको बनाना पड़ेगा। मैं भी पहला व्यवहार बनाने आया हूँ, आपके पास आया हूँ, आपसे बात करने आया हूँ, लेकिन पहला स्टेप आपको भी उठाना पड़ेगा मेरे साथ रिलेशन बनाने के लिए, तभी सेकंड स्टेप होगा। बात आई पैसे की, सर पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, आपके पास 10-20 लाख 50 लाख तो होंगे ना सर? ऐसी पूछिए, आपके पास 10-20 लाख तो होंगे ना? क्योंकि हॉस्पिटल में ना रिश्तेदारी काम नहीं आती है। आपके डॉक्टर जान पहचान के हो सकते हैं, आपके नर्सेज जान पहचान के हो सकती है, आपके घर में परिवार में कोई डॉक्टर्स हो सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे, लेकिन पैसा आपको ही देना पड़ेगा सर। क्या बोलना है? वो आपको गाइड तो कर सकते हैं, इस हॉस्पिटल में चले जाओ, इसमें चले जाओ, छोटी मोटी बीमारी होगी तो हो सकता है दवाई भी आपको रिकमेंड कर दें। लेकिन अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और भगवान ना करे कोरोना जैसी कोई बीमारी हो गई, तो कोई देखने तक भी नहीं आएगा, मिलने तक भी नहीं आएगा। खाली फोन से पूछ लेंगे, हाँ सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और गलती से अगर आपने पैसे मांग लिए तो दूसरी बार में वहां से आवाज आनी बंद हो जाएगी, अभी शोर आ रहा है, नेटवर्क की दिक्कत है, आपसे बात नहीं करेंगे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आज एक सैंपल ट्राई कर लीजिए। क्या बोलना है? आज एक सैंपल ट्राई कर लीजिए। आज रात को 11 बजे 12 बजे बोलिए मेरी वाइफ, मेरा बच्चा या मैं खुद हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, ऐसे ही एज्यूम कर लीजिए। और अपने जो खास 4 यार दोस्त हैं, 4 रिश्तेदार हैं,
उनको कॉल करिए और बोलिए आज 5 लाख रुपए चाहिए, कल अकाउंट बैंक खुलेगा तो मैं निकाल के आपको दे दूंगा। एडमिट हूँ, हॉस्पिटल में पैसा जमा कराना है, मेडिक्लेम नहीं कराया हुआ था, ऐसे ही बोलिएगा, मेडिकल नहीं कराया हुआ था। पहले तो लोग आपको गालियां सुनाएंगे कि आपको बेसिक चीज नहीं पता, आजकल कोरोना फैला हुआ है, इतनी जबरदस्त है, सारे में अवेयरनेस हो रखी है और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ऐसी बेवकूफी क्यों करी आपने। पहले तो आपको लिटरली ये सुनने को मिलेगा, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। और दूसरी बारी में जब 5 लाख की बात आएगी तो 100 में से एक बंदा आपको पैसा देने के लिए तैयार होगा, 100 में से, 5 में से नहीं, 100 में से एक बंदा, वो भी जिसके साथ आपने ग्रेटिट्यूड निभाया होगा, उसकी इमरजेंसी में उसका साथ दिया होगा, या वो बंदा जेन्युइनली आपकी मजबूरी को समझता होगा, आपका ट्रस्ट लेवल बहुत एक्सट्रीम हाई होगा। नहीं तो 99% लोग आपको गोली दे देंगे, आपको बहाने बनाएंगे, कल परसों 2 दिन 4 दिन की कहानी सुनाएंगे। 99% लोग, मैं आपको गारंटी करता हूँ। अगर आपको फिर भी ट्रस्ट नहीं है, एक बार ट्रायल कर लीजिए, एक बार कोशिश कर लीजिए, किसी से 2 लाख 3 लाख 5 लाख मांग के देखिए, आपको 99% लोग डिनाई कर देंगे, आप फ्रंटली बोल देंगे अब इतना पैसा घर में कौन रखता है, कोई भी नहीं रखता। लेकिन कोरोना के केस में अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो गया तो 3-4 लाख मिनिमम है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, 10 भी हो सकता है, 8 भी आ सकता है, और अभी 17 का हमने क्लेम पास कराया। ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है जिनके पास पैसे नहीं है। बोलो आज पैसे नहीं है, तब भी आपको वो 10 लाख 20 लाख अरेंज करने हैं अगर जो खर्चा आएगा। मैं तो आपको 15-20 हजार अरेंज करने के लिए बोल रहा हूँ, जिसके लिए तो आपको बहुत ज्यादा भागदौड़ भी नहीं करनी, आपको क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, आप ईएमआई में ले सकते हैं। यस या नो, हमारे पास ऑप्शन है ना ईएमआई का, क्रेडिट कार्ड का, या किसी यार दोस्त से ले सकते हैं 15-20 हजार रुपए, आप उसको महीने 2 महीने 3 महीने में दे देना। सर अभी 15-20 हजार अरेंज करने ज्यादा आसान है, बजाय कि 10-20 लाख रुपए अरेंज करना आधी रात के लिए, 5 लाख रुपए अरेंज करना, जिसको आपको सुबह उठते ही देना है, चाहे आपके पास हो या नहीं हो, क्योंकि आप ले इस बेसिस पे रहे हैं कि अभी दे दो सुबह ले लेना। तो ऐसे लोगों को उनके जवाब आपको देने आने चाहिए। जो लोग बोलते हैं अभी पैसा नहीं है, तो सर बिल्कुल ले लीजिए। जिनके पास पैसे होते हैं ना, हम उनको बोलते हैं चलो 10 दिन बाद ले लेना, आपके पास तो क्या है, पैसा है, आप मैनेज कर लोगे। लेकिन जिन पे नहीं है उनको तो सबसे ज्यादा जरूरी है, आप आज ही लीजिए, आप एक दिन में डिले मत कीजिए। यस या नो? यस समझा पा रहा हूँ अपनी बात, पहुंचा पा रहा हूँ आप लोगों को? यस सर। ऐसे लोगों के साथ दबना नहीं है, ऐसे लोगों के साथ घबराना भी नहीं है कि जो आपको प्यार से टरका दें, पैसा नहीं है और टाइम नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, मेरे पास ऑलरेडी एजेंट है, कुछ लोग LIC एजेंट भी होंगे, सर बुरा मत मानिएगा क्योंकि जवाब इसी तरह का आने वाला है। मेरे पास LIC एजेंट है, मेरे पास किसी और कंपनी का इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, मैं उसी से ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लूंगा। उसको बोलिए, अगर कोई पर्सन ऐसा बोलता है मैं आपसे क्यों लूं, उसको बोलिए अगर आपका इंश्योरेंस एजेंट कैपेबल होता, नॉलेजेबल होता, तो इतने दिन तक आपको अनइंश्योर्ड नहीं छोड़ता। कितने दिन से आप उसके साथ जुड़े हैं, पहले पूछने की कोशिश कीजिए, साल भर से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, क्या उसमें इतनी भी समझ नहीं है कि उसको आपको हेल्थ इंश्योरेंस देना सबसे पहली प्रायोरिटी है, सबसे पहले देना चाहिए था। लाइफ बाद में होती है, हेल्थ पहले होती है। मैं भी एजेंट हूँ, मैं भी लोगों के साथ काम करता हूँ, लेकिन लोगों को पहले हेल्थ देता हूँ, बाद में लाइफ के लिए अप्रोच करता हूँ। आप जब ये अपने से एग्जांपल देंगे ना, तो उसको समझ में आएगा कि उसका जो एजेंट है किस तरीके से उसके साथ काम कर रहा है। बोलो जी, हेल्थ की प्रॉब्लम बता के नहीं आती, जीने मरने की प्रॉब्लम तो साल में एक बार ही आएगी, सालों में एक बार आएगी। किसी के घर में आप अगर कोई केस उठा के देख लो, कोई 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल में जाके किसी की डेथ होती है, अर्ली डेथ हो जाए, कोई एक्सीडेंटली डेथ हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन अगर बीमारी के पूछने जाऊं तो साल में कितनी बार बीमार होंगे आप सोच भी नहीं सकते। कोई कोई ऐसा होता है जिसके पूरे साल में कोई बीमार ना हो, और कोई कोई घर ऐसा भी होता है साल में 2 बार 3 बार हॉस्पिटल के चक्कर लगते ही लगते हैं, कभी बच्चे को, कभी बड़े को, कभी किसी न किसी को। तो हेल्थ हमारे लिए मोस्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि वो ठीक रहेगा, कमाएगा, जब भी तो लाइफ का प्रीमियम भरेगा। ऐसे लोगों को ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपका जो प्रीवियस एजेंट था अगर कैपेबल होता तो आपको इतने दिन तक अनइंश्योर्ड बिना हेल्थ इंश्योरेंस के छोड़ता ही नहीं। यस और नो? समझ में आ रही है चीजें? इस पे थोड़ा फोकस बढ़ाना है, क्योंकि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी बड़े ब्रांड के साथ, किसी चीजों के साथ, तो अपनी आइडेंटिटी को कम नहीं छोड़ना है, हल्के में नहीं लेना है कि उसका एजेंट बहुत बड़ा एजेंट है, उसका कॉर्पोरेट एजेंट है,
वो जब आता है कुछ ना कुछ बता के जाता है। बोलो जी वो कब आता है कब नहीं आता मुझे इससे मतलब नहीं है। मेरा काम करने का तरीका ये है, पहले मैं हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता हूँ, बाद में लाइफ इंश्योरेंस की बात करता हूँ। आपका एजेंट कितना समझदार है ये आप देखिए, क्योंकि लाइफ की जरूरत सालों में एक बार पड़ेगी, हेल्थ की जरूरत साल में पता नहीं कितनी बार पड़ेगी। और आजकल तो वैसे भी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, 2 महीने से सारा काम हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, कोई भी मीटिंग का सिस्टम ही नहीं है, सारा जूम मीटिंग, सारा वीडियो कॉलिंग और सारा प्रोसेस ऑनलाइन करते हैं। उसी पे ध्यान देना है। कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, जो लोग कल नहीं थे उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मीटिंग का जो सिनेरियो है आप लोग कम कर दीजिए, क्योंकि जिंदा रहे तो फिर कमा लेंगे। अगर बीमार पड़ गए, कोरोना पॉजिटिव निकल गया, तो समझ लीजिए आप फैमिली से 14 दिन क्वारंटाइन और 10-15 दिन इलाज, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर भगवान न करे कुछ ज्यादा ही लंबे चले गए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो काम के साथ साथ प्रिकॉशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक एक्सट्रीम जरूरी ना हो मीटिंग ना करें, मेरी पर्सनल एडवाइस है। चाहे देखो बिजनेस में हार्म आएगा, नुकसान होगा, मैटर नहीं करता, लेकिन जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मीटिंग सर करनी ही नहीं है, जो करना है जूम मीटिंग करनी है अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए, उसका तरीका समझ लीजिए कैसे जूम मीटिंग करनी है और कैसे लोगों से मिलना है। चाहे आप ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, जितना लोगों से डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे उतनी ज्यादा दिन तक आप अपने घर परिवार को बचा पाएंगे। अभी हमारे यहाँ हमने कल ही डिस्कस किया था, जो कल लोग थे 4 एजेंट वो हो गए, कोरोना पॉजिटिव निकला है उनको। वो बड़े एजेंट हैं, बड़ा काम करते हैं, अच्छा 2-3 लाख 4 लाख रुपए का महीने का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने मीटिंग करनी नहीं छोड़ी थी। छोटे क्लाइंट हो बड़े क्लाइंट हो मैटर नहीं करता, अब कौन सा कस्टमर उनको कोरोना पॉजिटिव बना दिया तो वो सबसे खतरनाक है। अब ये देखिए उनके साथ साथ उनकी पूरी फैमिली के ऊपर रिस्क खड़ा हो गया, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मदर फादर हैं साथ में, तो उन सबके लिए भी रिस्क खड़ा हो गया है। उनके भी सारे टेस्टिंग शुरू हो गई है, लेकिन अभी वो सिर्फ एजेंट को ही कोरोना पॉजिटिव निकला है, लेकिन 14 दिन तक तो सिम्टम्स ही नहीं आते हैं। तो उनके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है, उनकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर, कि ये क्या हो गया। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना ध्यान रखें। काम तो होगा, आज नहीं होगा कल होगा, काम की टेंशन नहीं है, लेकिन सही रहने की टेंशन जरूरी है। नेक्स्ट, मैं अपने रिलेटिव से करूंगा। बोलिए सर, जो भी लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मैं अपने रिलेटिव से करूंगा, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, उससे भी ये पूछिए अभी तक क्यों नहीं किया, अभी तक क्यों नहीं किया। क्योंकि आपका जो रिलेटिव है आपसे बचना चाहता है, क्योंकि हेल्थ की केसेस में ज्यादातर रिलेशन खराब होते हैं अगर आप किसी रिलेटिव से पॉलिसी लेते हो। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी क्लेम आएंगे, कभी कॉस्मेटिक सर्जरी का क्लेम आ गया, कभी पेट में दर्द का क्लेम आ गया, कभी इस बीमारी के लिए एडमिट हुए जिसमें कोई बीमारी नहीं निकल के आई, पेट में दर्द था, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी और आप एडमिट हो गए और रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं निकल के आया और कस्टमर को खुद पे करना पड़ा। देखो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कब काम करता है, जब कोई बीमारी निकल के आए। यस या नो, ये तो हमें सबको पता है। पहले 2 साल वाले एक्सक्लूजन हमें सबको पता है कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गायनी रिलेटेड इश्यूज, पहले 2 साल ये क्लेम नहीं मिलते। लेकिन जब वो आपसे पॉलिसी लेता है ना रिलेटिव, एक तो ज्यादा इंक्वायरी नहीं करता, ज्यादा समझता नहीं है। जब ज्यादा समझता नहीं है, क्योंकि आपको ट्रस्ट रहता है यार ये जो कुछ होगा अपने आप देख लेगा, घर का बंदा है, तो आप ज्यादा पूछते भी नहीं हो। जब आप पूछोगे नहीं, बताओगे नहीं, तो आपके जो पहले 2 साल वाले एक्सक्लूजन है उसमें आपको माइंड में खटका आ जाएगा कि इस बंदे ने मेरे पैसे लगवा दिए। अगर मेरा पथरी का दर्द उठ के आ गया और मेरा ये 50,000 लाख रुपए लग गया, तो मेरा उस आदमी के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा खराब रहेगा? खराब हो जाएगा, क्योंकि इस आदमी ने मेरे पैसे लगवा दिए। या मेरे को पेट में दर्द था, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी और मेरे को बहुत अनबियरेबल पेन था, मैं एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद मेरी रिपोर्ट्स कुछ भी नहीं निकल के आया, सब कुछ नेगेटिव निकल के आया, और 1 दिन 2 दिन की वजह से मेरे 20-25-50,000 रुपए लग गए, किसी अच्छे हॉस्पिटल में चला गया, पॉलिसी तो बड़ी ली थी, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि क्लेम दिलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जब वहां पैसे देने की बारी आई, कंपनी ने मना कर दिया क्योंकि आपको कोई बीमारी नहीं निकली। हमारी कंपनी पैसा कब देती है? जब कोई बीमारी निकल के आएगी, जब कोई प्रॉब्लम निकल के आएगी। डॉक्टर कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं निकल के आई, सब कुछ फिट है, हो सकता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही होगी, गैस पास हो गई, इंजेक्शन वगैरह देने के बाद 1 दिन रोकने के बाद तो छुट्टी दे दी, उस पर कोई कंपनी पैसा नहीं देती। बोलो सर एक दिन आपको हॉस्पिटल में रुकने के बाद तो देगी ना पैसे? सर नहीं देगी सर। अगर 24 घंटे एडमिट भी रहेंगे
और रिपोर्ट्स में सब कुछ नेगेटिव आया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं निकली। जिस टाइम आया था उस टाइम हो सकता है सीवियर पेन हो सकता है, बहुत अनबियरेबल पेन होगा, लेकिन जब डॉक्टर ने टेस्ट करे, सारे टेस्ट ओके आए, और जब मॉर्निंग तक देखा, दर्द तो रिमूव हो गया क्योंकि पेन किलर वगैरह दे देते हैं तो उससे पेन रिमूव हो जाता है। 24 घंटे डिस्चार्ज होने के बाद आ गए, तो डॉक्टरों ने फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला कि ये बीमारी कोई नहीं है, सिर्फ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रही होगी, कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। सर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, 24 घंटे एडमिट होगा तो नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। मैं आपको वही समझा रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्निकलिटीज हैं, इस चीज को आप समझिए। अगर प्रॉब्लम निकल के आती है, प्रॉब्लम इन द सेंस उसको पेट में कोई गांठ निकल के आती है, पेट में कोई पथरी होती है निकल के आती है, या उसको कोई लीवर का इन्फेक्शन हो रखा है, या आंतें सूज रही हैं, या कोई आपका बुखार हो रखा है, या कोई टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोई बीमारी निकल के आती है, तो हर चीज का क्लेम मिलेगा। लेकिन कुछ भी नहीं निकल के आया तो कोई कंपनी क्लेम नहीं देती है। तो सर गैस प्रॉब्लम तो है, बीमारी तो है ना, नहीं है गैस क्या? प्रॉब्लम सर बीमारी नहीं है, गैस्ट्रिक आपके खाने पीने के ऊपर होता है सर सर। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट अगर लिया हुआ है क्लाइंट और उसको सर 24 आवर एडमिट रहा, तो सर उसको सर तो मिलना चाहिए हॉस्पिटल ना? कैश इज डिफरेंट और कैशलेस क्लेम इज डिफरेंट। नहीं मतलब हॉस्पिटल कैश में नहीं सर, मिल मतलब जाएगा, हॉस्पिटल कैश में मिल जी, जी। जाएगा, लेकिन आपका कैशलेस जी। क्लेम की बात करूंगा उसमें नहीं मिलेगा। ओके सर। सर ये जो ठीक है। गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम है, ऐसी और भी कोई प्रॉब्लम है क्या जिनमें नहीं मिलता? सर कोई भी आजकल क्या होता है, लोगों को ना प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द, हाथ में दर्द और पैरों में दर्द, और वो सोचते हैं पॉलिसी है, एडमिट हो जाइए हॉस्पिटल में, लेट जाइए, अपने आप देखेंगे, चेक करेंगे, सारे टेस्ट कराने के पर्पज से भी ना लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ लोगों की बोन्स इतनी ज्यादा वीक हो चुकी होती हैं, क्योंकि हाथ पैर तो हिलाते नहीं है ना, घर में काम करते ना कुछ, तो उनकी वीकनेस बॉडी के अंदर नहीं होती, उनकी हड्डियों में पेन होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, लोगों की हड्डियों में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनको पेन होता है। हाँ, अगर घुटनों आप में दर्द रहता है जैसे। घुटनों में दर्द रहता है, वो सब चीजें ओल्डर एज की निशानी होती है। तो वो जो पेन है एज फैक्टर की वजह से भी होता है और कई और चीजों की रीजन से भी होता है। अगर डॉक्टर भी अप्रूव करता है, टेस्ट में कुछ भी नहीं निकल के आता, उनका बीपी शुगर सब नॉर्मल आता है और बॉडी के वेन्स वगैरह में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो डॉक्टर अगर ठीक है और एज फैक्टर है, थोड़ा रिलैक्स करें, पेन किलर लें, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कब डिसाइड कर पाता है डॉक्टर? जब वो 2-4-10 टेस्ट 1 दिन 2 दिन बाद रिपोर्ट्स आती है तब बता पाता है। इससे पहले वो सिर्फ अजम्पशन लेते हैं कि इसको प्रॉब्लम क्या हुई होगी, और इन बिटवीन ना कोई अप्रूवल आएगा, इन बिटवीन ना ही कोई कैशलेस होगा, क्योंकि जब तक डॉक्टर बताएगा नहीं प्रॉब्लम क्या है, अप्रूवल किस बेस पे आएगा? डॉक्टर को प्रॉब्लम लिखनी पड़ती है कि बीमारी क्या है, किस वजह से वो एडमिट है। अगर वो जो बीमारी का जो लॉजिक है वो पर्पसफुल है, समझ में आ रहा है उसको बीमारी क्या है, डिसाइड क्या है, तो आराम से इनिशियल क्लेम भी आएगा और बाद वाला क्लेम भी आएगा। मैं समझा पा रहा हूँ आपको अपनी बात? तो आपको अपने रिलेटिव से रिश्तेदारी बिगाड़नी है तो रिलेटिव से पॉलिसी लीजिएगा सर। आप अगर रिलेटिव से पॉलिसी लेंगे, कभी वो आपको क्लेम नहीं दिला पाएगा, तो आप उसको कुछ कह भी नहीं सकते, वो आपको छोटी सी बात कह के साइड में हो जाएगा कि ये नहीं मिलेगा। आप उससे ये भी नहीं पूछ सकते क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई आउटसाइड एजेंट होगा तो आप उससे दिल ठोक के अच्छे से पूछेंगे और बोलेंगे मेरा क्लेम पास कराओ, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं मिलेगा। और पॉलिसी लेते हुए भी 10 बार अच्छे से समझोगे कि कौन कौन सी चीज का पॉलिसी मिलता है और कौन कौन सी चीज का पॉलिसी में क्लेम नहीं मिलता है। यस या नो? जब आदमी कहीं पैसा खर्च करता है तो पैसा देने से पहले 10 बार पूछेगा या नहीं पूछेगा? लेकिन अगर रिलेटिव से पॉलिसी लेता है, रिलेटिव से कोई मोबिलाइज करता है किसी को, तो वो कहता है यार चेक ले जा, बता कहाँ साइन करने हैं और देख लियो यार, जो भी दिक्कत होगी ना तो देख लियो। यस या नो? तो उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देता है और समझना ही नहीं चाहता इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और बाद में आपस के रिलेशन स्पॉइल हो जाते हैं। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी अपने रिलेटिव से, नॉन टू से नहीं लेना चाहिए। समझाइए, सर करना भी नहीं चाहिए, हाँ जी, करना भी नहीं चाहिए उनको। और करना भी नहीं चाहिए सर। सच्चाई में बताऊं, अगर आपको अपने जीवन में सही तरीके से सुखी रहना है तो रिलेटिव्स का इंश्योरेंस, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करना चाहिए। सच्चाई बता रहा हूँ, बाकी चॉइस आपकी अपनी है, मैं किसी को वो नहीं बोलता, लेकिन अगर आप रिलेटिव से ज्यादा दोस्तों का करते हो ना, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां आपकी बात सुनी जाएगी, वो समझेगा, सारी बात मान लेगा। लेकिन रिलेटिव्स
एक बंदा खराब होगा, आपकी सारी रिश्तेदारी खराब कर देगा। आप लोगों को खुद भी प्रॉब्लम आएगी अगर किसी एक आदमी का क्लेम ना मिले, चाहे वो आपके अकॉर्डिंग सही है कि क्लेम नहीं मिलना चाहिए था तो नहीं मिलेगा, कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन वो आपको इतना बदनाम कर देगा सारी रिश्तेदारी में कि इस आदमी के बस की कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करता है, टाई शाई लगा के घूमता है, लेकिन इसके बस की क्लेम दिलाना नहीं है, इसकी चलती नहीं है कंपनी में, इससे कोई पॉलिसी मत करा लेना। तो जहां आपका व्यवहार बनना भी होगा ना, वो आपका व्यवहार खराब करवा देगा। तो प्लीज मेरी ये पर्सनल सर- एडवाइस है सर ये प्रॉब्लम कितने कस्टमर पे और कितनी बार आती है सर? जैसे सर, ये 100 प्रॉब्लम आदमी सिर्फ रिश्तेदारी में आती है, बाकी कहीं नहीं आती, ओनली सर, रिश्तेदारी में आती है, कस्टमर जहाँ आपका 100 रिलेटिव। कस्टमर है तो कितने पे आ जाएगी? हाँ जी जैसे 100 कस्टमर है हमारे, सर, अगर एक पे भी आ गई ना तो सारी रिश्तेदारी में पहुंच जाएगी आपकी बात, सिर्फ एक पे भी आ गई। सही बात है सर। मैं ज्यादा की बात ही नहीं करता, सिर्फ मैंने मेरे तो साथ भी इसीलिए ऐसा पूछ कोई रहा सर, इंसिडेंट क्लेम हो में गया। दिक्कत आती है या नहीं? सर अभी हमारे साथ एक ऐसा ही हुआ था। अच्छा देखो, भुगते हुए आशुतोष जी, भुगते हुए लाइव हाँ एग्जाम्पल। सर, तो मैंने मजा आता है इनोवा सर, का ऐसे सर, लोग जब सामने से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना तो पता चलता है। बताइए आशुतोष जी, क्या हुआ था? हाँ मैंने सर अपने रिलेटिव का ही इनोवा गाड़ी का मैंने सर करवाया था, न्यू गाड़ी थी, अच्छा सर। इंश्योरेंस लिया था है। और अभी उनका एकाएक जो है पानी में बारिश काफी हुई थी हाँ और हाँ उन्होंने गाड़ी को पानी के अंदर, मतलब वो पुलिया थी, पुलिया के अंदर डाल दिया और गाड़ी में पुनः इंजन ब्लॉक हो गया था सर, और इंजन उसकी सीज हो क्लेम गया, मिलती नहीं है। हाँ, और बिल्कुल नहीं टोटल मिलता। हाइड्रोलिक लॉक होता है, हाइड्रोलिक लॉक हो जाता है, तो हाँ उसी में उन्होंने सेल्फ मार दिया है। ओए होए, खैर तो पूरा गाड़ी, जाम हो गया होगा, वो तो पूरा सीज हाँ, हो गया होगा। वो सर उसका इंजन का कवर रहता नहीं है एक्चुअली में, और वो इंजन जो कवर है, ज्यादातर लोग लेते नहीं है सर, क्योंकि उसका हाँ, लेते प्रीमियम नहीं महंगा सर। आता है। इंजन कवर का राइडर होता है अलग से, लोग उनको, लेते नहीं है। हाँ, तो अब उसको लेकर के वो हमसे काफी ऑर्गो हुआ सर। मैं ऑफिस में भी ले गया उनको, वहां पर भी मैनेजर साहब से काफी ऑर्गो हुए। हाँ बाद में क्या हुआ कि वो हमसे नाराज भी हो गए, फिर भी मैंने उनको 20,000 के आसपास दिलवाया इसी तरह सर, कि उन्होंने दिखाया कि कहीं कुछ नहीं मिलता है। लास्ट में क्या किया सर, आप पूरा कि भी दिलवा चारों, देते ना, तब भी वो कहते मैंने किया है, आपने कुछ नहीं हाँ, किया। उसके बाद अगर उन्होंने क्या बोला कि कंज्यूमर कोर्ट पे जाने वाले थे इसीलिए मिल गया, और साथ में मेरे बारे में चारों तरफ रिवर फैला दिए कि इनसे मत लेना, इनको कुछ आता होता नहीं है, इन्होंने ऐसा ऐसा कवर किया। तो सर मैं भुक्तभोगी हूँ, तो इसलिए मुझे हंसी आ रही थी आप जो बोल रहे थे ना, मैं सर, कर रहा था सही सर मैं बोल रहे बहुत ज्यादा भुक्तभोगी हूँ, मैं काफी सालों से इस काम में हूँ, तो ये सब चीजें मैंने भुगती हैं अपने साथ भी, औरों के साथ भी, तो मैं वो गलती अब नहीं करता। अब कोई रिलेटिव मेरे से पूछता भी है ना, हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, तो मैं बोलता हूँ आपके पास में कोई अच्छा एजेंट होगा, आप उससे करा लो। मैं ना थोड़ा दूर पड़ूंगा, आपको सर्विस देने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, जबकि मैं कंपनी में हूँ, बहुत कुछ हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, आपके नियर बाय मैं आपके एरिया का एजेंट का नंबर दे देता हूँ, आप उससे करा लेना। मेरी टीम में एजेंट होते हैं लोकल एरिया में, उनको बोलता हूँ भाई उनका हेल्थ इंश्योरेंस करना है, वो मेरे नॉन टू है, रिलेटिव नहीं है, नॉन टू है, देख लेना भाई, जो आपसे बेस्ट हो वो आप कर लेना। सर गलती कर दी फिर तो खासा आदमी और रिश्तेदारों के करके। सर गलती कर दी है, कोई बात नहीं, इसमें गलती अब करके ही हम एक लोग सीखते हैं। नहीं, यदि बीमा कर लिया तो इसमें सुधार करना चाहिए अपन को, मेरा जो सुधार, व्यक्तिगत मानना। हाँ, जी आप बिल्कुल यानी सही कह रहे हैं, बार लेकिन बार उनको पॉलिसी ये के साथ सजेस्ट करिए, चीजों को जब तक चेक करिए। बीमार नहीं होते बताते रहिए उनको, हाँ, मैसेज करते रहिए कि इस पॉलिसी के अंदर ये सुविधाएं हैं, ये नहीं है। सर पॉलिसी देते वक्त भी समझाना है, मेरा मानना ये नहीं, है। वो भूल जाते हैं सर, भूल जाते हैं, वो वो भूल नहीं जाएंगे, बदल उनका सर, काम है बोलना, बिल्कुल। लेकिन बीच बीच हाँ, में मैसेज करते रहिए, फीडबैक देते रहिए, कुछ ना कुछ नई ट्यूनिंग बताते रहिए, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस कब काम करेगा कब नहीं करेगा उनको शायद याद रहे ना रहे, आपको याद रहना चाहिए। मैंने रिलेटिव का पॉलिसी दिया हुआ है, तो मेरी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में ये होना चाहिए, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती जा रही है, चाहे वो अच्छी या बुरी, क्या चीजें मिलती है क्या चीजें नहीं मिलती है, इन्फॉर्मेशन देते रहिए। वो पढ़े नहीं पढ़े उनकी मर्जी है, तो आप बचे रहेंगे सर, क्योंकि रिलेटिव सबसे ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट पे, खासकर कोई रिलेटिव होता है तो कहता है यार अपने आप देख लेना, मुझे नहीं पता चेक कितने का देना है ये बताओ, पेमेंट कितने की देनी है, वो तो अपने ऊपर समझते लेना ही नहीं नहीं, चाहते सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर कई बार ऐसा होता है कि आज के टाइम पे जैसे सर्टेन एज के बाद ना कमजोरी सी आती है, तो उसमें क्या होता है, डॉक्टर बोलता है कि भाई आप ना ग्लूकोज चढ़वा लो, जी तो वो बंदे ग्लूकोज जाते हैं, उसी में वो फिर टेस्ट भी कर देते हैं कि 2 टेस्ट करवा लो, तो उसका क्लेम होता है कि नहीं होता? क्योंकि कई सर, लोग इसका
मिसयूज होता है सर, ज्यादातर टाइम में ज्यादातर चीजों के लिए मिसयूज होता है, पर्पस नहीं होता। बॉडी में वीकनेस आने के लिए आपको विटामिन या कुछ और चीजें खानी चाहिए, खाना पीना सुधारना चाहिए। ये तो नहीं वो तो शॉर्टेस्ट है, तरीका है कि आप जाके ग्लूकोज चढ़वा रहे हो। वो तो है सर, पर सर्टेन एज के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ 45 से ऊपर या 40 वालों के लिए अधिकतर डॉक्टर सीधा बोलता है कि जी आप सर एक ये दिन के जब लिए 2 बोलते दिन। हैं जब 60 साल से ऊपर और बॉडी का आपका बीएमआई बहुत ज्यादा लो हो, बहुत कम होता है, उस केसेस में बोला जाता है 60 से ऊपर वाले लोगों के लिए। और वो भी उनके लाइफ स्पैन को देख के, उनकी बॉडी वीकनेस को देख के कि आप जल्दी रिकवर नहीं करोगे, उस बेसिस पे अगर वो डॉक्टर रिकमेंड करेगा और पर्पस जेन्युइन होगा, उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रखा होगा, बॉडी में, क्योंकि जो वो एक्सट्रीम लेवल होता है तभी ग्लूकोज चढ़ता है, नॉर्मली कोई शौक से ग्लूकोज चढ़वाने नहीं जाता है। सर एक चीज पूछना था कि जी जैसे किसी की मतलब डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में, हाँ पानी की कमी हो गई या लूज मोशन हुआ या किसी कारण से हुआ, जी और पॉलिसी लेके रखा था, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इनको जो है 4 बाटला चढ़ाना है। जी तो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, 2 दिन भर्ती रहे, जो भी उनको पानी चढ़ता है सर, हाँ और हाँ उसके बाद ठीक होकर वहां से आते हैं, तो क्या उसका क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर। डॉक्टर लिखता है कि दैट इज रिक्वायर्ड मस्ट फॉर द कस्टमर, फॉर द पेशेंट, उसकी लाइफ थ्रेटनिंग चीज है, उसकी लाइफ के लिए जरूरी है, उसके लिए कंपलसरी है, तो कोई भी चीज डिक्लाइन नहीं होती कभी भी। लेकिन डॉक्टर लिखता है कि पेशेंट तो ठीक ठाक है, कुछ लोग 99 100 के फिगर में भी हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। आपको पता है आजकल लोगों को इतना डर है कि कहीं मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया है। 98.9 आपको पता है ना, 98.7 में नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। अगर किसी को 99 फीवर हो जाए तो कोई डॉक्टर बोलता है ये फीवर में एडमिट की जरूरत है? 100 हो जाए तो कोई बोलता है कि एडमिट की जरूरत है? लेकिन लोग पहुंच जाते हैं जिनके पास भी पॉलिसी होती है, तो उस केस में वो इमरजेंसी प्रूफ नहीं होती और डॉक्टर उनको इनिशियली मेडिसिन देके या इंजेक्शन देके बोलते हैं आप घर जाइए, रेस्ट करिए। लेकिन वो इंसिस्ट करते हैं अब तो मैं घर से आ गया हूँ, अब मुझे एडमिट कर लीजिए, मेरे पास पॉलिसी है। तो जो समझदार डॉक्टर होते हैं, जो मैनिपुलेटेड डॉक्टर्स होते हैं, वो उसका फीवर 100 ना दिखा के 102 103 दिखाते हैं ताकि एडमिट का रीजन बना सके। 100 दिखा के एडमिट नहीं कर सकते किसी को। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ पा रहे हैं? सर कुल मिला के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो कोई और डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है। बहुत कुछ डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है। अगर डॉक्टर ने कस्टमर के कहने पे एज इट इज 100 पे एडमिट कर लिया तो क्लेम मिलने में प्रॉब्लम आएगी। वो उससे डॉक्टर से ही पूछेंगे तो भाई आपने किस बेस पे एडमिट किया? 100 के फीवर में कोई एडमिट करता है क्या? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? तो डॉक्टर को जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, इसके साथ साथ ये कॉम्प्लिकेशन थी जिसकी वजह से मैंने एडमिट किया। वो पेशेंट से नहीं पूछेंगे, वो डॉक्टर से ही पूछेंगे व्हाट इज द रीजन कि आप 100 फीवर में एडमिट कर रहे हो। तो उसको अपनी नौकरी भी बचानी होगी डॉक्टर को, तो वो सब चीजें उसको लिखनी पड़ती हैं। एडमिट का एक क्राइटेरिया बनाना पड़ता है, तभी जाके कस्टमर का इनिशियल अप्रूवल आता है, तभी जाके फाइनल अप्रूवल मिलता है। तो हमारे टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा है यार, थोड़ा जल्दी जल्दी बात करते हैं ताकि हम लोग पर्सनल कुछ और डिस्कशन भी इसमें ले पाएंगे। जैसे नेक्स्ट, मैं ऑनलाइन में भरोसा कैसे करूं? मैं आपको नहीं जानता, कहीं फ्रॉड हो गया तो। ऐसे बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको, क्योंकि मैंने कल भी काफी लोगों को बोला है कि मैक्सिमम मीटिंग जूम मीटिंग करें, मैक्सिमम ऑनलाइन बात करें और मैक्सिमम वीडियो कॉलिंग पे बात करें। तो आपको जान चंद आनी है, उसके लिए क्या करना है मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब भी लोग आपको बोलते हैं कि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करूं, मैं आपको नहीं जानता, आपका नंबर ऑनलाइन मिला है, आपने मुझे ऑनलाइन कॉल किया है, जूम मीटिंग कर रहे हो, सारी चीज ठीक है, लेकिन मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करूं। बोलो जी मेरे पे ट्रस्ट तो बाद में है, आप कंपनी में ट्रस्ट करते हैं या नहीं? स्टार हेल्थ को जानते हैं? 7,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करती है, एक साल में इतने लोगों का इंश्योरेंस करती है, इतने लोगों का प्रीमियम जमा करती है। मैं आपसे कोई भी पेमेंट अपने अकाउंट में नहीं लेने वाला हूँ। यस या नो? आपको ये समझाना है उसको कि मैं आपसे कोई भी पेमेंट अपने अकाउंट में नहीं मांगने वाला हूँ। फ्रॉड आपके साथ जब होगा जब मैं आपको बोलूँ कि मेरे को गूगल पे करो, मेरे को पेटीएम करो, मेरे अकाउंट में ये पैसा डालो। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ बेसिक डिटेल्स आप लोग अपनी फैमिली की मेरे साथ शेयर करिए। मैं आपको अपना आईडी कार्ड, अपना विजिटिंग कार्ड, अपना अपॉइंटमेंट लेटर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि मैं एक्चुअली एजेंट हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट हूँ। और आप चाहें तो 2-4 रेफरेंसेस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं और आपके नियर बाय एरिया में रहते हैं। आप पहले उनसे वेरीफाई कर लीजिए मेरे बारे में कि वो मेरे को जानते हैं या नहीं जानते। आप चाहे वीडियो कॉल कर लीजिए उनको,
चाहे नॉर्मल कॉल कर लीजिए, वो मेरे बारे में आपको राइट फीडबैक दे देंगे। अगर मैं फ्रॉड बंदा होऊंगा तो आपको 4-5 नंबर नहीं दूंगा, अपना आईडी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। मैं अपना आधार कार्ड भी शेयर कर सकता हूँ, पैन कार्ड भी, जो भी आप बोले, आपको ट्रस्ट दिलाने के लिए। उसके बाद आपसे पेपर्स मांगूंगा आपकी फैमिली के, और जो लिंक आएगा, पेमेंट लिंक आएगा, वो डायरेक्ट कंपनी से आएगा, स्टार हेल्थ से आएगा, स्टार हेल्थ की मेल आईडी से आएगा, और पेमेंट करते ही हाथों हाथ पॉलिसी इशू हो जाएगी। 5 से 10 मिनट में मैं आपको पॉलिसी दे दूंगा। उस पॉलिसी में मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर साथ में लिखा हुआ होगा। मैं अपने किसी कस्टमर का पॉलिसी की कॉपी भी आपको भेज सकता हूँ कि आपको पॉलिसी ऐसी मिलेगी। यस या नो? जिसने भी कुछ काम किया हुआ होगा उसके बाद अपने कस्टमर का पॉलिसी पेपर होगा या नहीं होगा? यस और नो? होगा। तो यहाँ ट्रस्ट डेवलप होगा या नहीं होगा? अगर हम उससे इतनी ठोक बजा के बात कर पाएंगे, समझा पाएंगे कि मैं यही काम करता हूँ सर, चोर बाजारी का काम करना होता तो मैं इतनी डिटेल, इतने लोगों के नाम, नंबर, अपना आईडी, अपनी चीजें आपके साथ कभी शेयर नहीं करता। यस या नो? जब फ्रॉड काम करते हैं ना तो अपना, और मैं आपको सच्चाई बताऊं, जो लोग फ्रॉड काम करते हैं वो जेन्युइन से ज्यादा अपने आप को जस्टिफाई कराते हैं, तब जाके कोई उन पे ट्रस्ट कर पेमेंट करता है। तो हम तो सही काम कर रहे हैं तब भी हम अच्छे से नहीं बता पाते अपने बारे में। हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी इंक्वायरी क्यों कर रहा है। आप भी कस्टमर की तरफ से सोच के देखिए, कोई आदमी आपको फेस पे बात करके आपके ब्याह पे 20,000, 25,000, 50,000 खर्च करना चाह रहा है, पेमेंट करना चाह रहा है, तो वो आपके ऊपर क्वेश्चनिंग क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं पूछेगा? उसका राइट है। आप उसको एक्सेप्ट करिए, ये उसका राइट है आपसे आर्ग्यू करने का, आपसे पूछने का कि आप एक्चुअल एजेंट है या नहीं, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, आप इस लाइन में काम करते हैं नहीं करते हैं, व्हाट इज हिज प्रूफ। तो जिसके पास भी अपना विजिटिंग कार्ड नहीं है तो अपना विजिटिंग कार्ड एटलीस्ट होना चाहिए आप लोगों के पास। और मेरी रिक्वेस्ट है, विजिटिंग कार्ड में आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है, डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाना शुरू कर दीजिए। यूट्यूब पे जाइए, उसमें क्लिक कीजिए, हाउ टू क्रिएट डिजिटल विजिटिंग कार्ड। डिजिटल विजिटिंग कार्ड में इतना अच्छा ऑप्शन है, उस लिंक को आप अपने कस्टमर के पास भेजिए, आपको अपना विजिटिंग कार्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे उस लिंक पे कोई कस्टमर क्लिक करेगा, आपके सारे सोशल मीडिया लिंक उसमें दिखाई देंगे, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, आपका इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जितने भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं सारे अकाउंट आ जाएंगे, आपका ऑफिस एड्रेस आ जाएगा, आपकी फोटो आएगी, आपके बैकग्राउंड ऑफिस का फोटो आएगा, प्लस आपका लोकेशन का भी आएगा कि आपकी लोकेशन कहाँ है। बोलो जी, आप इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इसके बाद परमानेंटली अपने पास रख लीजिए। अगर मैं फ्रॉड बंदा होऊंगा तो ये सब चीजें आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट दिलाना है। क्लिक करते ही आप टेक्नोलॉजी भी दिखाएंगे और उसको ये भी समझाएंगे कि हाँ, आई एम जेन्युइन। जब मैं जेन्युइन हूँ तो अपनी जेन्युइनिटी प्रूव करने में हेजिटेशन नहीं रखनी है। अगर आप उसको बताने में, समझाने में हकलाना शुरू कर देंगे, अपने आप बारे में अच्छे से नहीं बता पाएंगे, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। आपको अपने ऊपर तो इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली यू आर, व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग। अगर उसको एक्सप्रेस करने में आपका इंप्रेशन नहीं बन रहा है तो समझ लीजिए आपकी कुछ कमी है, आपको अपने बारे में अच्छा इंट्रोडक्शन देना नहीं आ रहा है। तो अपने लिए प्रैक्टिस कीजिए सबसे पहले कि अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है तो आप कितने सालों से काम कर रहे हैं, कितने पुराने हैं इस काम में, कितने कस्टमर हैं आपके साथ, कहाँ आप रहते हैं, किस लोकेशन में रहते हैं, कितने कस्टमर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा ऐसा बेस बना के उसके साथ जब आप बात करेंगे तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। आज भी मैं रोज 5 से 10 लोगों, अनजान लोगों से बात करता हूँ, ऐसे ही लोगों के साथ जूम आईडी शेयर करता हूँ, आईडी नंबर शेयर करता हूँ, मैसेज बना के भेजता हूँ। किसी को भी हेल्थ इंश्योरेंस की फ्री सलाह लेनी है तो मेरे से बात करें। जब भी जूम पे मेरे से बात करनी है, एक बार मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दें, मैं आपको जूम का पासवर्ड भेज दूंगा। जूम आईडी भेजता हूँ ओनली, जूम का पासवर्ड नहीं भेजता हूँ। तो पासवर्ड हमारे हाथ में है ना, हम जब भी पासवर्ड चेंज करें और उसके साथ मीटिंग कर लें, जिस टाइम भी वो मीटिंग करना चाहे, 1 to 1 5 मिनट 10 मिनट बैठ के बात करी और चीजें शेयर कर ली। तो ऐसे लोग हैं सामने से, कई बार खाली बैठे होते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लोग चाहते हैं कि चलो नॉलेज भी मिल जाए और ऐसे बंदे से बात हो जाए जो इस फील्ड में मास्टर हो, जिसको इस फील्ड की समझ हो। आप लिख के डालना शुरू कीजिए अपने अपने फोन में, जूम आईडी क्रिएट कीजिए और उस आईडी वो अपने फोन की यूनिक रहती है, उस आईडी को डाल के लोगों को भेजिए। किसी को भी हेल्थ इंश्योरेंस की जूम मीटिंग करनी है, आई एम द एक्सपर्ट फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, कुछ फर्क नहीं पड़ता अभी अब 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने से जुड़े हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक्सपीरियंस तो होगा ना काम करने का, कोई ना कोई काम तो आप कर ही रहे होंगे, तो उसके साथ अपना एक्सपीरियंस जोड़ दीजिए कि मैं 5 साल से कर रहा हूँ, कोई आपको चेक करने नहीं आने वाला। मैं 10 साल से कर रहा हूँ, मैं 15 साल से कर रहा हूँ, बस आपका बॉडी लैंग्वेज साथ देना चाहिए। जो भी आप बताए वो आपका बॉडी लैंग्वेज आपको लगना चाहिए कि सामने वाले को सही बता रहे हैं आप। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? ऑनलाइन का ट्रस्ट दिलाने के लिए आपको क्या करना है? ओके, वेरी गुड सर। नेक्स्ट, कुछ लोग बोलते हैं आधी रात को भी कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा। बहुत लोग बोलेंगे ऐसे, दिन में तो ठीक है, मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, समझ में भी आ रहे हैं, आप प्रोफेशनल भी लग रहे हैं, सारी चीजें सही हैं, लेकिन इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है, छुट्टी वाले दिन भी आ सकती है, गवर्नमेंट हॉलीडे पे भी आ सकती है और रात को भी आ सकती है। तो बोलिए सर मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसको क्या बोलना है? मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ऐसी पॉलिसी, ऐसा अलादीन का चिराग दिया हुआ है जिसको आप आधी रात को भी घिसेंगे ना, आपका इलाज मिल जाएगा। वो कार्ड दिखाइए, वो पॉलिसी कॉपी दिखाइए, आपको आधी रात को भी काम करेगी। आपको किसी एजेंट को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम इतने बड़ी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जो साल का 7,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम उठाती है, एक साल का प्रीमियम तो ऐसे नहीं उठाती। पूरी इंडस्ट्री में 2,500 3,000 करोड़ के हम लोग एक साल में क्लेम पास करते हैं, इसलिए नहीं कि चोर बाजारी करके हम लोग करते हैं, हम लोगों के साथ जेन्युइन पॉलिसी देते हैं। आप आधी रात को भी बोलेंगे ना मेरे पास पॉलिसी की कॉपी नहीं है, मेरे को कार्ड नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ एक कॉल करिएगा, सिंगल कॉल करिएगा, मैं आधी रात को भी आपको व्हाट्सएप पे मेल पे पॉलिसी भेज दूंगा। क्योंकि मैं अपने हर एक कस्टमर का पॉलिसी अपने पास फोन में रखता हूँ, मैं डिलीट नहीं करता। आपके फोन से डिलीट हो भी जाएगा, मेरे से कभी भी मांगेंगे इमीडिएट भेज दूंगा, और कोई फिजिकल प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप पे दिखाएंगे तो आपका इलाज हो जाएगा। व्हाट्सएप पे भी पॉलिसी आपने दिखा दी तो आपका कोई ओरिजिनल कॉपी आपसे नहीं मांगेगा, आपका उसी से इलाज हो जाएगा। ये कैसे आपको बताना है आपके ऊपर है, लेकिन तरीका ये है उसको रियलाइज कराने का कि आधी रात को भी क्लेम मिलता है, कहीं किसी को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पॉलिसी कैसे भेजेंगे सर? हाँ जी, पॉलिसी कैसे भेजेंगे? बात कर रही है सर आपकी, व्हाट्सएप वगैरह पे? व्हाट्सएप पे आ जाएगी ना सर, आ जाएगी मेल सर। नहीं, पॉलिसी हम उनके पास कैसे भेजेंगे? हमारे पास पॉलिसी। सर अगर आपने किसी भी कस्टमर का पॉलिसी किया है, कस्टमर को भी मेल पे आती है और हम लोग भी आपको व्हाट्सएप पे भेजते हैं, कस्टमर को भी व्हाट्सएप पे भेजते हैं। हर एक कस्टमर की पॉलिसी आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहती है, आपको अपने फोन में से डिलीट नहीं करनी है, इस चीज का खास ध्यान रखना है। सर मैंने कस्टमर की मेल आईडी दी थी, उस कस्टमर की मेल आईडी पे गई है पॉलिसी, तो मेरे पास तो नहीं है। तो आप लीजिए ना, हम आपको कब जब मांगेंगे तभी दे सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आपके पास पॉलिसी नंबर होता है, कभी भी मंगवा सकते हैं। जब भी पॉलिसी करते हैं हाथों हाथ अपने पास रखिए, मेरे से हिमांशु को मॉर्निंग में बोलिएगा कि मुझे इसकी पॉलिसी की कॉपी चाहिए, आपको इमीडिएटली व्हाट्सएप कर देगी। ठीक है सर, ठीक है। ठीक मैंने है, सोचा पता नहीं आपके पास रहती है या नहीं। हिमाक्षी मैम ने, मैंने एक पॉलिसी की थी, वो मेरे को बोल रही थी कि आपके पास जो पॉलिसी आई है तो पहले मेरे जो पास वो कर आपने दो। अपने लिए पॉलिसी ली होगी ना, तो आपकी वाली जी, पॉलिसी आपके पास पहले डायरेक्टली मेल पे जाती है, और अगर हम किसी कस्टमर की पॉलिसी करते हैं तो कस्टमर के पास इमीडिएटली मेल जाएगी और हम लोग अपने सिस्टम से निकाल के आपको देंगे। हमें भी कंपनी से मंगा के आपके लिए आपके रिकॉर्ड में रखनी पड़ती है। नहीं, मैंने कस्टमर की पॉलिसी की थी, हाँ तो हाँ वो पॉलिसी इशू होगी, तो हिमाक्षी मैम का मेरे पास फोन आया था कि सर, वो कस्टमर को एक पॉलिसी अलग मिल केस गई था, ना। वो एक अलग केस था जिसमें शायद कैंसिलेशन वाला पीडी वो पीडी वाला कुछ ऐसा कुछ इशू पीडी था। वाला था। हाँ तो सर आपके पास जो पॉलिसी है तो फिर उसी में देख लेते ना, मेरे से आप कह रहे थे कि एक सर, बार पॉलिसी मंगवानी भेजो। पड़ती है, होती नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। जिस टाइम आप बोलेंगे उसी टाइम हम लोग कंपनी से मंगा सकते हैं और आपको 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में दे सकते हैं। और ठीक है सर। जिसकी भी पॉलिसी हम लोग एक बार दे देते हैं, उसकी पॉलिसी हमारे पास रिकॉर्ड में फिक्स हो जाती है, फिर आप कभी भी मांगेंगे तो हम आपको हमेशा दे सकते हैं ऑफिस आवर्स के अंदर। फिर आप ठीक है कभी भी सर। मांगेंगे तो ऑफिस आवर्स में आपको हमेशा मिलेगी। ऑफिस आवर्स के बाद थोड़ा सा टफ रहेगा सिस्टम से निकालना, क्योंकि सिस्टम में हैंडी नहीं होती, वो कंपनी से मंगानी पड़ती है। ठीक है सर। ठीक है, तो मेरी बात ओके। समझ में आई? आधी रात को देने वाली उसको वो समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्काउंट कितना दोगे? बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, ये लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है लोगों को और हेल्थ में भी प्रॉब्लम आती है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, डिस्काउंट पे काम मत करें। अगर डिस्काउंटिंग पे ही काम करना है तो और बहुत इंडस्ट्री है जिसमें डिस्काउंटिंग में काम होता है, लेकिन हेल्थ में कभी भी डिस्काउंटिंग में काम नहीं करना। लाइफ जो में भी लोग नहीं करना चाहिए, सर लाइफ में भी नहीं में भी करना नहीं चाहिए। करना। आजकल लाइफ का भी सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है
और लोग बहुत फंसी हो गए हैं, और होना चाहिए, उनकी मेहनत का पैसा है, अननेसेसरी कस्टमर को क्यों देना है? लाइफ वाले भी यदि कैलकुलेशन करके देखेंगे उनको 2 पैसे का कमीशन नहीं मिलेगा लास्ट तक 16 साल तक भी। कुछ नहीं मिलेगा सर, सीरियसली नहीं हाँ। मिलेगा। और ऐसे फ्री में चैरिटी करने का कोई फायदा नहीं है, फ्री में मालाएं पहनने का कोई फायदा नहीं है। कि आपको अप्रिसिएशन तो मिल रहा है, काम कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड टेक होम की बात करें, पैसे की बात करें, तो पैसा हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, तो उसका सर कोई फायदा नहीं है। सर जी। जो मेरा डीओ है ना लाइफ हाँ इंश्योरेंस जी वाला, जी। वो मुझसे बोलते हैं कि अगर देना पड़े ना किसी को हाँ तो दे दो, कोई बात नहीं, पॉलिसी नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये सर बड़ा मैं नहीं देता, मैं तो कस्टमर को बोल देता हूँ भाई मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं क्यों फिर बुरा मत मानेगा, लेकिन आपको पता है वो ऐसा क्यों बोलते हैं? जी आपको पता है ऐसा क्यों बोलते हैं? वो नहीं टारगेट सर। पूरा करने का है सारा। उन्हें अपने टारगेट पूरे करने होते हैं सर। हाँ उन्हें आपके टारगेट से कोई मतलब नहीं होता कि आप उसमें कुछ अर्न करेंगे नहीं करेंगे। उनके खुद के टारगेट होते हैं नए बिजनेस के, इसलिए वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जहां से मिले आप दे दो, मैं आपको मैनेज करा दूंगा। वो कुछ नहीं मैनेज कराते, वो आपकी जेब से जाता है। वो अपनी जेब सही है से 1 रुपया निकाल के नहीं देते आपको कि चलो जी आपने डिस्काउंट ज्यादा दे दिया मेरे से ले लो, कभी भी नहीं करेंगे। आज सर इसी की वजह से मैंने 5 पॉलिसियां मना कर दिया सर। कोई फर्क नहीं सही है पड़ता सर, मना कर दो, इससे सर, अच्छा तो कोई भी हाँ। नुकसान नहीं है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आज 5 मना किया है, कल 500 पॉलिसी तैयार रहेंगी आपके लिए। इसमें बहुत उसने बड़ा सर मेरे सामने एजेंट से बात करवा दी, वो कह रहा था मैं आपको छोड़ दूंगा पहली किस्त आपकी। मैं इसमें आपको एक नुक्स दे देता हूँ बड़ा बहुत अच्छा। जी हाँ सर। मैंने अपनी लाइफ में कभी बीमा में कभी कमीशन नहीं दिया, और ये टिप्स मुझे दिल्ली से मिली ट्रेनिंग से। आपको उसको एक ही बात कहनी है कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये फॉर्म आपने पढ़ा नहीं है। मैंने यदि एक ऑप्शन यदि सही नहीं भरा तो आपको क्लेम मिलेगा जब पता चलेगा आपको। मैं नहीं दूंगा और मैं ये काम नहीं करूंगा। सर, एक ये और भी आप किसी तरीका से है, ये बहुत जबरदस्त चीज है, ये तो है ही। आप बोलिए कि एजेंट के हाथ में होती है अपनी कमीशन भरनी। मैं लाइफ की ट्रेनिंग दे रहा हूँ हाँ, आपको। एजेंट के हाथ में होती है अपनी कमीशन भरनी। आपकी जेब जितना से पैसा निकलने ही पैसे। जितना पैसा आप मेरे से ले रहे हैं, इतना पैसा मैच्योरिटी में कम हो जाएगा। जी 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 और बिल्कुल आप ओके तो सर। 10% 20% फालतू ले रहे हैं, वहां लाखों में फर्क पड़ेगा। या 10,000 20,000 50,000 का फर्क पड़ रहा है, वहां 5 लाख का फर्क पड़ेगा। सोचेगा 100 गुना का फर्क पड़ेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, वहां वो इसीलिए दे रहे हैं कि वो यहाँ पे छोटा दे रहे हैं और वहां पे वो बड़ा ले जाएगा। मैच्योरिटी में आपको जो 35 लाख मैच्योरिटी आनी है, वो आपका 30 लाख मैच्योरिटी आएगी। वो 5 लाख रुपए एजेंट की जेब में जाने वाले हैं। उसको नहीं पता सही है, है। लेकिन आप बोल दीजिए। नहीं मैंने तो उसको इतना बोल दिया सर। नहीं, मैंने 12 साल इसको मेरे को 12 साल इंतजार करना पड़ा इसके लिए। सर मेरे कोई सारे बात क्षेत्र नहीं। के लोग कमीशन दे करके बीमा बेच गया, लेकिन उनका हाँ, जब मैच्योरिटी हुई पॉलिसियां 16 साल बाद, तो सारे लोगों को वापस लौट के मेरे पास आना पड़ा। एक और मेरी छोटी सजेशन है आप लोगों को, जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, जिनको कहते हैं कि बिना कमीशन के पॉलिसी नहीं उठता है, तो एक बहुत अच्छा टिप है उनके लिए। एक अभी मैंने कुछ ट्रेनिंग अटेंड करी थी ऑनलाइन फ्यूचर एजेंट वगैरह की। मैं कुछ ना कुछ नॉलेज लेता रहता हूँ लोगों से। तो काजिम रजा है, इसका इतना जबरदस्त सॉल्यूशन देते हैं। वो बोलते हैं कि आपके पास कोई LIC में इस तरह के प्लान आते हैं, प्लान कॉम्बिनेशन वो इस तरह के बना के देते हैं कि वो नॉर्मल एजेंट को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। यस क्या सर। बोलते हैं कि अगर आपके कस्टमर का 2 लाख रुपए का प्रीमियम जा रहा है, आप 21 साल में पॉलिसी डबल करते हो, यस या नो? जो मुझे बेसिक आइडिया है उसका लाइफ का, कि यस अगर कोई पर्सन 2 यस। लाख रुपए साल का देता है और 21 साल में पॉलिसी डबल करता है, वो उसी 2 लाख रुपए को 21 साल में 3 गुना कर देते हैं। क्या करते हैं वो? 21 साल में 3 गुना कर देते हैं। तो आप अच्छे हो या वो अच्छे हैं? आप बोलिए। आप उस आदमी से पॉलिसी कराएंगे तो वहां डबल मिलेगा। आप वही पैसा मेरे को दोगे, मैं आपको 3 गुना करके दूंगा। ट्रिक है। आपको वो ये गुड सीखने हैं, ये चीजें सीखनी है। वो उसमें कॉम्बिनेशन डाल देते हैं। वो जो आपको 2-2 लाख रुपए लेकर के ले रहा है, वो पैसा उतना ही गिनाते हैं उसको। 2 लाख रुपए जा रहा है 20 साल के लिए, 21 साल के लिए कितना गया? 42 लाख रुपए गया। वो उससे 42 लाख रुपए 15 साल में ले लेते हैं, 9 साल में ले लेते हैं, या राउंड फिगर उसका 2 लाख के बदले 2.5 लाख की एवरेज से प्रीमियम बना देते हैं, और 15 साल में उसको फ्री कर देते हैं। मैच्योरिटी 21 साल में देके उसको 3 गुना कमवा देते हैं। ऐसे ऐसे प्लान है आपके पास कुछ, जिसकी बेसिस पे हाँ, वो जीवन लाभ है मैनेज सर, कर लेते हैं। सही है। तो ये ट्रिक्स है। बोलिए उस बंदे के साथ जाना है जो आपको पैसा डबल कर रहा है, मैं आपका 3 गुना कर रहा हूँ, आपने कमीशन नहीं छोड़ना है। बोलो मैं नॉलेज का पैसा ले रहा हूँ, वो आपसे बिना नॉलेज का पैसा छोड़ के जा रहा है। उसको नॉलेज नहीं है, इसलिए वो पैसा छोड़ के जा रहा है, आपको कमीशन दे रहा है। मुझे अपने पैसे से बच्चे पालने हैं, आपका घर नहीं चलाना। ये मेरी मेहनत का पैसा है, मेरी नॉलेज का पैसा है, मैं नहीं दे सकता। थोड़ी ट्रेनिंग की कमी है रविंद्र जी, मेरी रिक्वेस्ट है यस सर। आपसे,
थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लीजिए, बहुत पैसा है। ऐसे ऐसे लोग मैंने वहां पे देखे हैं, उनके यहाँ देखे हैं, जो बहुत यंगर एज में है और टीओटी सीओटी कर रहे हैं, एक महीने में एमडीआरटी कर रहे हैं। अभी मैंने भी कुछ दिनों के लिए एक बीच में टैगलाइन डाली थी, सिंगल प्रीमियम में एमडीआरटी होती है उनके यहाँ। 40 लाख रुपए प्रीमियम लिया और सिंगल प्रीमियम में एमडीआरटी कर ली। जी चलिए कोई बात नहीं, मैं टॉपिक डिस्कस डिफरेंट नहीं लेके जा रहा, काम की बातों में हमारा जो फोकस है उस पर करते हैं। जो लोग भी आपको बोलते हैं डिस्काउंट इतना दोगे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए कि डिस्काउंट तो मैं दे दूंगा, जितने % आपको चाहिए उतने % दूंगा, लेकिन एक मेरी कंडीशन है, एक छोटी सी शर्त है, जब भी क्लेम आएगा उतना % आपको मुझे देना पड़ेगा। मेरी पॉलिसी 100% कैशलेस है। अगर आप मेरे से 10% डिस्काउंट मांगते हो, मैं 10% देता हूँ। आज 15,000 रुपए का प्रीमियम है, 1500 रुपए ले लो, आई हैव नो माइंड। लेकिन जब भी आपका क्लेम आएगा उसका 10% मुझे हर बार देना पड़ेगा। 1 लाख का क्लेम आया तो 10,000, 2 लाख का क्लेम आया तो 20,000, 5 लाख का क्लेम आया तो 50,000 देना पड़ेगा। मैं एग्रीमेंट करवा लेता हूँ, आपको ठीक लगता है तो दे दो। और जो लोग आपको डिस्काउंट देते हैं वो सर्विस नहीं देते। आप मेरे से काम करके देखो, मैं सर्विस के लिए तैयार हूँ, डिस्काउंट के लिए तैयार नहीं हूँ। हेल्थ के क्लेम साल में कितनी बार आएंगे आपको नहीं पता, रिएम्बर्समेंट कराना पड़ेगा, प्री एंड पोस्ट के खर्चे कराने पड़ेंगे, हर चीज के लिए मैं अवेलेबल हूँ। मैं आपसे आने के चार्ज नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप मेरे से डिस्काउंट लोगे तो जितनी बार आप मुझे बुलाओगे उतनी बार आपको फीस देनी पड़ेगी। 500 रुपए, 1000 रुपए, 1100 रुपए, 1500 रुपए, आपको महंगा पड़ेगा सर। परेशानी आपको होगी, क्योंकि बाद में जो लोग अभी डिस्काउंट दे रहे हैं, बाद में फीस चार्ज करना शुरू कर देंगे, आपको महंगे पड़ेंगे। आपको प्रॉब्लम होगी, या तो आपको खुद करना पड़ेगा या अगले साल एजेंट चेंज करना पड़ेगा। मैं आपके साथ लॉन्ग रन जुड़ना चाहता हूँ, इसीलिए डिस्काउंट नहीं दे रहा और ना ही दूंगा। काम करूंगा, बढ़िया तरीके से करूंगा, बीच में नॉलेज भी आपके साथ शेयर करूंगा, आपकी पॉलिसी के लिए, आपके परिवार के लिए बढ़िया सोचूंगा। लेकिन अगर डिस्काउंट देना पड़ा तो मेरी अंतरात्मा आपके लिए अच्छा नहीं सोच पाएगी। क्या बोलेंगे? मेरी अंतरात्मा आपके लिए अच्छा नहीं सोच पाएगी, क्योंकि जो कमाई मेरे बच्चों के लिए, मेरे बीवी बच्चों के लिए थी, वो तो आपने ले ली। तो आप किसी का हक नहीं मारेंगे सर, इतना मुझे विश्वास है आपसे। आप इतने अच्छे करोड़पति, अमीर, लखपति आदमी हैं कि मेरे बच्चों का पैसा, मेरी ईमानदारी का पैसा आप मेरे से नहीं मांगेंगे। कुछ नहीं फर्क पड़ता कहने से। अगर आपने ये 2-3 शब्द बड़े बड़े उसको बोल दिए तो वो आपसे चक मार के 1000, 1500, 500 रुपए नहीं मांगेगा। वो कहेगा ठीक है, आपकी गाड़ी चल रही है, आप चलाओ, आप मेहनत कर रहे हो, आप चलाओ, लेकिन जब मेरा कोई क्लेम आएगा तो मेरा साथ देने से पीछे मत हटना। उसके लिए आप एग्री हो जाओ, वो आपको मना नहीं करेगा, लेकिन आपको ये रियलाइज कराना है कि ये मेरी मेहनत का पैसा है। नेक्स्ट, कुछ लोग बोलते हैं आपका मोबाइल बंद हो गया तो, आपने कंपनी चेंज कर दी तो मेरा क्या होगा? तो आपको बेसिक एग्जांपल में शेयर करूंगा लोगों के साथ। बोलो हम लोग एक आदमी है, जिस आदमी का नंबर 1 वो बंदा नेक, जिस आदमी के नंबर ही चेंज होते रहते हैं वो आदमी नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। तो आदमी का 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से जिसका एक ही नंबर चलता आ रहा है ना, वो आदमी बंदा सही है। वो आदमी लोगों से भागता नहीं है, उसके साथ चोरी चकैती डकैती का कोई काम नहीं होगा। लेकिन आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो हर रोज अपने नंबर चेंज कर रहे हैं, हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में उनके नंबर चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ट्रस्ट और रिलायबिलिटी बहुत कम होती है। तो मैं ऐसे घर परिवार से हूँ, ऐसे खानदान से हूँ, ऐसे जगह से ताल्लुक रखता हूँ कि हम लोग फ्रॉड और उस तरह के बिजनेस में बिलीव नहीं करते। आज 15 साल से, 20 साल से मेरा एक ही नंबर चला आ रहा है, साथ में एडिशनल नंबर और भी ले लूंगा, लेकिन मेन नंबर बंद नहीं करूंगा। जो मेरा मेन नंबर है वो हमेशा एज इट इज चलेगा। आप कभी भी आजमा के देख लेना, इस पे कभी भी कॉल करो, आपको सिंगल कॉल में आपका रिवर्ट आएगा। कहीं बिजी भी होऊंगा तो कॉल बैक करूंगा। तो बंदा एक, बंदा वही नेक जिसके पास सेम नंबर कंटिन्यूशन रहता है। हम बंद करना, कभी इमरजेंसी हो, बैटरी खत्म हो गई हो, तो मेरे अल्टरनेट नंबर भी रहेंगे आपके पास जब भी मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा। लेकिन आपका फोन कभी ना रिसीव करूं ऐसा हो नहीं सकता। और नंबर चेंज करने तो बहुत दूर की बात है। और कंपनी चेंज की बात करते हैं तो हम लोग इस तरह के परिवार के हैं, इस तरह के लोग हैं कि शादी जिंदगी में एक बार होती है। जनरली एक एग्जांपल दीजिएगा, शादी जिंदगी में एक बार होती है। और मैं किसी कंपनी में नौकरी नहीं करता हूँ जो मैं कंपनी चेंज करूंगा। ये मेरा बिजनेस है, मेरी दाल रोटी है। जिस कंपनी के साथ मैं आज जुड़ा हूँ यही लाइफ लॉन्ग चलेगा।
चाहे वो आप LIC के साथ जुड़े हैं, चाहे आप स्टार के साथ जुड़े हैं, अब चाह के भी हम कंपनी चेंज नहीं कर सकते। आज मेरा बेस बड़ा हो जाए 10-20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का, मैं स्टार हेल्थ में बिजनेस कर देता हूँ, तो जिंदगी भर मुझे उस 5 करोड़ रुपए का 15% पैसा आएगा। तो क्या मैं इस काम को छोड़ना पसंद करूंगा? क्या आप LIC करते हैं, चाहे आप ये हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, तो क्या कभी पसंद करेंगे इस काम को छोड़ के किसी और लाइन में जाने का, जहां सिर्फ आपको लोगों के रिन्यूअल जमा करने पे 15% जिंदगी भर आएगा? मैं समझा पा रहा हूँ आपको अपनी बात? तो मुझे सिर्फ लोगों के साथ टच में रहना है और मुझे उसकी रॉयल्टी जिंदगी भर मिलने वाली है। क्या मैं ऐसे बिजनेस को बंद करूंगा क्या? मेरा आपके साथ रिलेशन अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन बनेंगे, आपके परिवार में फैमिली बढ़ेगी, बच्चों की शादी होगी, आप हर चीज के लिए मेरे से राय लेने वाले हो, हर चीज के लिए मुझे बुलाने वाले हो, तो मैं क्यों किसी नए बिजनेस में जाऊंगा? मैं नौकरी नहीं करता हूँ सर किसी कंपनी की, कि आज इस कंपनी में, कल दूसरी कंपनी में, परसों तीसरी कंपनी में। दिस इज माई कोर बिजनेस। मेरी दाल रोटी का यही ब्रेड एंड बटर है, यही जरिया है। भगवान दास जी, समझा पा रहा हूँ? ओके सर, ओके सर जी। तो ऐसे लोगों को रियलाइज कराना है कि आपका कोर बिजनेस है, कोर काम है, इसमें कोई आपका रोज का चेंज करने वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, जिंदगी में शादी एक बार होती है, उसी तरीके से कंपनी भी जो आप सिलेक्ट कर ली अब आपने, अब उसी के साथ रहना है। नेक्स्ट, ये मैं अभी बता चुका हूँ, मेरी फैमिली में बहुत डॉक्टर हैं, नहीं मेरे पास बहुत पैसा है, बिना इंश्योरेंस के मैनेज कर लूंगा, ऐसे लोग भी मिलेंगे, पैसे वालों की कमी नहीं है। तो उनको बोलिए सर बिल्कुल बहुत पैसा होगा, तो आज पैसे में आग लगा सकते हैं क्या? क्या बोलेंगे? पैसे में आग लगा सकते हैं क्या? कहेगा कैसी बात कर रहे हो? तो सर बात आप ऐसी ही कर रहे हो कि पैसा तो बहुत है, लेकिन आग लगाने के लिए आप मेरे से पूछ रहे हो कि कैसी बात कर रहे हो। उनको बोलिए आप बात, सर मेरी बात को समझिए, जो काम सुई से होता है, क्या तलवार से काम करना सही रहेगा? क्या बोला मैंने? जो काम तलवार सुई से होता है, उसको तलवार से करना सही रहेगा क्या? कपड़े अगर फट गए हैं तो वो सुई काम करेगी या तलवार काम करेगी? वो आपको लॉजिक देगा, सुई ही काम करेगी। तो बोलिए जो काम 10 पैसे में होता है, उसके लिए 10,000 रुपए खर्च करने सही है क्या? जो काम 10 लाख रुपए का है और 15,000, 20,000, 25,000 में होता है, तो क्या उसके लिए 10 लाख रुपए हॉस्पिटल को दे रहे सही है क्या? आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, एज ए बिजनेसमैन आप मुझे बताइए, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत रेंट आता है, बहुत सारे अच्छे एजुकेशन में आप लोग हैं और बहुत अर्निंग करते हैं, तो जो काम 1% पैसा देके, 2% पैसा देके 100%, 98% की सेविंग की जा सकती है, वो चीज अच्छी है या उसके लिए 100% पैसा खर्च करना अच्छा है? वो आपको लॉजिक देगा 2% अच्छा है। तो सर मैं आपसे 2% नहीं मांग रहा हूँ। अगर आज 10 लाख रुपए का पॉलिसी लेते हैं, 2% प्रीमियम में 20,000 रुपए के अंदर आपकी 10 लाख रुपए की पॉलिसी मिल जाएगी। 10 लाख का 1% 10,000 होता है, 10 लाख का 2% 20,000 होता है। 2 से 3%, 4% में भी अगर आपको 10 लाख रुपए का, 25 लाख का, 50 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है, जिसमें आपकी पूरी फैमिली प्रोटेक्ट हो जाती है, तो सर ये बहुत सस्ता सौदा है, बहुत बढ़िया सौदा है। मैं आपकी मेहनत की कमाई, आराम की कमाई तो नहीं होगी ना आपके पास, पूछेगा नंबर 2 का पैसा तो नहीं होगा, उस पैसे को आग लगाना तो पसंद नहीं करेंगे सर। मैं आपको सही राय दे रहा हूँ, आपके पैसे को बचाने समझाने के लिए वो चीज समझा रहा हूँ जो शायद आपको कोई और ना समझाए। और देखो खराब तो वो वैसे भी हो रहा है, जो आपको बोलता है ना मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे जरूरत नहीं है, वो आपको दोबारा भी बैठने नहीं देगा। लेकिन जब आप पहली बार मिल रहे हैं, तो पहली बार में अगर इतनी बात उसको बोली आएंगे, तो उसको कहीं ना कहीं लगेंगी, चुभन होगी उसको, चुभन होगी उसको, और होनी चाहिए। जब वो आपको जला के भेज रहा है, आपको भगा के भेज रहा है कि हाँ इस आदमी की मुझे जरूरत नहीं है, तो आपको भी ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार उसको रियलाइज तो कराना है कि वो गलती क्या कर रहा है। यस या नो? मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? अगर आपने वो बात उन तक पहुंचा दी, तो वो कहीं ना कहीं एनालाइज करेगा, 1 दिन 2 दिन में, या तो सेम टाइम, या आपको 2 दिन 4 दिन बाद आपको सामने से फोन करके बोलेगा कि हाँ यार वो कह रहे थे ले लेते हैं, बताओ कितने का ठीक रहेगा। तब छोटा नहीं देना है, तब छोटा नहीं देना है, पॉलिसी बड़ी देनी है, बेस पॉलिसी के साथ सुपर टॉप अप देके पॉलिसी बड़ी देनी है। उसको समझाना है 35 लाख का कवर है, 35 लाख का कवर सिर्फ 1% में मिल रहा है, 2% में या 3% में मिल रहा है। 35 लाख का 1% कितना होता है? 35,000 रुपए। यस या नो? अगर 35,000 रुपये प्रीमियम आ रहा है या 70,000 रुपये प्रीमियम आ रहा है, तो 2% बोल दीजिए, ओनली 2% दे रहे हो, 98% सेव कर रहे हो।
तो उसको उस तरीके से समझ में आती है। हर आदमी को ना समझाने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। बिजनेसमैन को बिजनेसमैन के हिसाब से और सैलरीड वाले पर्सन को सैलरीड के हिसाब से, रेंटल इनकम या प्रॉपर्टी वाली इनकम को उनके हिसाब से, तो वो उससे कैलकुलेशन समझते हैं किराए के हिसाब से। ये आपको एग्जांपल समझाने पड़ेंगे। कुछ लोग बोलेंगे मेरी फैमिली में बहुत डॉक्टर हैं, मुझे जरूरत नहीं है, जब भी जरूरत होगी मैं उनके नर्सिंग होम चला जाऊंगा, हॉस्पिटल चले जाऊंगा, सरकारी हॉस्पिटल चला जाऊंगा, मेरा वहां से इलाज हो जाता है। यहाँ आपको समझाना है कि आपके सर बहुत ही अच्छी बात है, आपके फैमिली में डॉक्टर हैं और एमबीबीएस हैं और आपके नर्सिंग स्टाफ है, लेकिन सर आपको मैं बात बता दूं, क्या सब आपके घर के पास रहते हैं? पहली चीज, क्या हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वो आपका इलाज फ्री में कर देंगे? जो भी आपके डॉक्टर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे वो प्राइवेट में हो, आजकल जो पैंडेमिक सिचुएशन है, आपके कितने भी सगे दोस्त क्यों ना हो, सगे भाई बहन क्यों ना हो, आज आपको कोई सरकारी हॉस्पिटल में आप बोल दीजिए कि मुझे कोरोना है, तो आपको बुलाने के लिए एग्री नहीं होंगे। वो बोलेंगे अपने नियर बाय के हॉस्पिटल है ना, वहां पे चला जा, मेरा नाम ले लियो, काम हो जाएगा, लेकिन पेमेंट आपको ही करनी पड़ेगी। पेमेंट आपको ही करनी पड़ेगी। तो क्या आपके पास ऐसे टाइम पे आपके डॉक्टर आपको पैसे देके जाएंगे क्या? नहीं देके जाने वाले। प्लीज सर, अंधविश्वास मत कीजिए। आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड कर देंगे, लेकिन वो भी आपको बोलेंगे, आज उनसे पूछ के देख लीजिए कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है या नहीं। मैं आपको गारंटी करता हूँ वो भी बोलेंगे, भाई मेरी कितनी अच्छी आपके साथ घर परिवार का रिलेशन है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। क्योंकि हॉस्पिटल में आने के बाद कोई रिश्तेदारी नहीं रह जाती। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप इलाज कराओगे ना, तो उस डॉक्टर के रिलेशन के होने की वजह से हार्डली 10 से 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 80% तो खुद ही भरना पड़ेगा। उसको ये बता दीजिए। अगर आपने ये बात सही से पहुंचा दी तो सेम डे पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। मैंने क्लोज करी है इस तरह की पॉलिसी, खासकर डॉक्टर की फैमिली में क्लोज करी है। जो खुद डॉक्टर है, जो कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है, इलाज हम कर लेंगे। बोलो, हॉस्पिटल आपका पूरा इलाज फ्री नहीं करके देगा, हॉस्पिटल भी डिस्काउंट कर देगा, रेट में कुछ ना कुछ लेस कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे तो आपको लगाने पड़ेंगे अपने लिए भी। चाहे अपने उसी हॉस्पिटल में जाओ तब भी वो आपको फ्री में कुछ नहीं देने वाले। यस या नो? मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? क्लियर है? नेक्स्ट, कुछ लोग बोलेंगे मेरे पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, आई डोंट नीड, मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि जो मेरा कॉर्पोरेट कवर है वो मेरे लिए सफिशिएंट है। तो ऐसे लोगों से क्वेश्चनिंग करनी है, पूछना है। पूछना क्या है? पॉलिसी कितने की है? क्योंकि उन्हें आधे से ज्यादा लोगों को तो यही नहीं पता मेरा कॉर्पोरेट कवर है ही कितना। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, 1 लाख रुपए से शुरू होता है जो मिनिमम लेवल का कॉर्पोरेट कवर होता है, और मैक्सिमम 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक होता है। 5 लाख से ज्यादा कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी किसी को हेल्थ इंश्योरेंस कवर देती ही नहीं है। हाईएस्ट 5 लाख। और वो 5 लाख लेने वाले क्लास 1 ऑफिसर या अपना कोई मैनेजर रैंक के लोग या सुपरवाइजर टाइप के लोग होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, जिनके लिए वो अपॉर्चुनिटी होती है। बाकी ज्यादातर लोगों के लिए 2 लाख 3 लाख तक का पॉलिसी होगा। तो उनको बोल के देखिए, सर अधर्म में मत रहिए। उनको क्या बोलना है? अंधविश्वास में मत रहिए। इस कॉर्पोरेट कवर के भरोसे कोरोना का इलाज नहीं होने वाला। इस कॉर्पोरेट कवर के भरोसे कोई बड़ी बीमारी अगर हो गई, आपका इलाज नहीं होने वाला। इसके साथ में सुपर टॉपअप लगा लीजिए। हमारी पॉलिसी में अगले 5 साल के बाद इसको बेस पॉलिसी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन है। छोटी पॉलिसी को बड़ी कर लीजिए। और साथ साथ में जिस दिन भी आप जॉब चेंज करेंगे, उसी दिन आपका ये जो बेस प्लान है 0 हो जाएगा। अगर आप साथ साथ में अलग से लेके चल सकते हैं तो एक बेस प्लान लीजिए और साथ में सुपर टॉपअप लेके स्टैंड अलोन पॉलिसी लेके रखिए। क्योंकि ये पॉलिसी ना तो आपके साथ जिंदगी भर चलने वाली है। जिस दिन भी आपने स्विच किया, जिस दिन भी आपने जॉब चेंज करी, जिस दिन भी यहाँ से रिटायर हुए, उस दिन आपको नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी। और नई कंपनी के अंदर नई कंडीशंस होंगी। पहले 2 साल, पहले 4 साल आपका कुछ भी कवर नहीं होगा। और कोई पहले बड़ी बीमारी हो गई तो आगे पॉलिसी भी नहीं मिलेगी। हार्ट का, किडनी का, लीवर का कोई बड़ा क्लेम आ गया तो बाहर से कभी भी पॉलिसी नहीं ले पाएंगे। आज आप फिट हैं, हेल्दी हैं, तो ही अपॉर्चुनिटी है आपके पास लेने के लिए, बाद में कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ आपको ये बात लोगों को कन्विंस करनी है। और कॉर्पोरेट में इस टाइम लोग सामने से ढूंढ रहे हैं अपनी पॉलिसी को बड़ी करने के लिए। अगर आप सही तरीके से उनके साथ पहुंच जाएंगे तो उनकी पॉलिसी को बड़ा कर पाएंगे, उनको बेस पॉलिसी दे पाएंगे। कोशिश कीजिए ऐसे कॉर्पोरेट कवर्स को ढूंढने के लिए। मार्केट में डाटा मिलता है,
3 लाख से लेके 10 लाख 15 लाख तक के सैलरी ग्रुप के लोगों को कॉल करने के लिए डाटा मिलता है। आप क्या मांगिए, जो भी डाटा वेंडर्स होते हैं उनको बोलिए सैलरीड क्लास का 3 लाख से 15 लाख जिनकी सैलरी है उनका डाटा दे दीजिए, उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एवरीथिंग आपको मिलेगा और बहुत सस्ते कॉस्ट में मिलेगा। naukri.com, monster.com, वर्क इंडिया, हर कंपनी डाटा बेचने में लगी है। वो डाटा इस टाइम पे जो भी घर बैठ के आईटी कंपनी का डाटा मांगिए, वो मैक्सिमम लोग कॉर्पोरेट कवर के भरोसे चलते हैं और वहां से बड़ा सेगमेंट आप लोग एनकैश कर सकते हैं। सुपर टॉप की इन 2 महीनों में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, सबसे ज्यादा सुपर टॉप बिक रहे हैं हर एक जगह, क्योंकि वो लोग उनको टैप कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। जो भी समझदार एजेंट है ऐसे लोगों पे बात कर रहा है, ऐसे लोगों पे कॉल कर रहा है, वहां से रिजल्ट आ रहा है। जितना भी आपको टाइम मिलता है सुपर टॉप के लिए एक बार अप्रोच कीजिए, लोगों से बात कीजिए। नेक्स्ट, कुछ लोग बोलते हैं मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मुझे नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उनका डिपार्टमेंट क्या है, उनसे पूछिए वो कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या CGHS कवर्ड है, आपका 100% कैशलेस होता है, आपको रीइंबर्समेंट कराना पड़ता है। 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका कैशलेस नहीं होता है, 50% से ज्यादा लोग, उनको अपनी ही फाइल पास कराने के लिए 6-6 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने वेट करना पड़ता है और उसमें भी उनको आगे कमीशन देना पड़ता है, ब्राइब देनी पड़ती है। मान लीजिए 2 लाख रुपए का क्लेम उन्होंने रिम्बर्स कराना है तो 10-20 हजार, 30 हजार, 40 हजार रुपए उनको खिलाना पड़ेगा, तब जाके वो 2 लाख रुपए का उनका क्लेम पास होता है, वो भी 6 से 8 महीने बाद। उनको बोलिए अगर आप इस तरीके से आपके पास स्पेयर पैसा है तो प्लीज अपने पैसे को वेस्ट मत कीजिए। जितने पैसे में आपको अपनी फाइल पास करानी है इतने पैसे में तो मैं आपको कैशलेस इंश्योरेंस दे दूंगा, आपको कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टेंशन भी नहीं रहेगी, ना पैसा इतना रखने की जरूरत पड़ेगी, पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ऐसे लोगों को पूछिए कि आपका कैशलेस होता है, CGHS कार्ड है या कोई और दूसरा रीइंबर्समेंट प्रोसेस है। जब तक आप लोगों से क्वेश्चनिंग नहीं करते जब तक सर लोग आपको बताएंगे नहीं कि वो उनकी सर कैश है। हम कैशलेस कर देंगे अपने हाँ स्टार हेल्थ से, जी तो उनकी जो पॉलिसी होती है तो सर, उसमें रिएम्बर्समेंट। उनकी पॉलिसी नहीं होती सर। उनके पास एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें जितना भी मेडिकल कॉस्ट का खर्चा आएगा टोटल, उसमें कोई लिमिट नहीं है सर, वो टोटल पैसा रिइंबर्स होता है ज्यादातर सर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वो के दोनों जगह मतलब वो वहां से भी करवा सकते हैं लिए। या नहीं फिर सर, आप? नहीं सर, नहीं सर, हाँ। नहीं करा सकते, क्योंकि जब भी आप गवर्नमेंट कोई भी डिपार्टमेंट से पैसा लेते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं। जब आप कैशलेस ले लेंगे तो ओरिजिनल कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो बेनिफिट वाला काम करवा दे उनके साथ, वो पॉसिबल नहीं है सर। सर इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे क्या आप वैसे? 100% करेंगे सर, जब भी आप मांगेंगे ठीक है सर, मैं आज के बाद। जाना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है सर, बस लास्ट पॉइंट है सर, कर पैसा देना सर, वापस फिर नहीं सुनते मिलता रहेंगे बात 2-3 जी, बार। पैसा वापस नहीं मिलता। कुछ लोग बोलते हैं कि इस पॉलिसी का क्या फायदा है, बीमार तो हम होते नहीं, तो पैसा वापस नहीं मिलता, मैं क्यों इस पॉलिसी में पैसा डालूं। उनको बोलिए पैसा वापस लेने के लिए बहुत पॉलिसी है मार्केट में, सेविंग करने के लिए मैं आपको छाता बेच रहा हूँ, क्या बोलना है, मैं आपको छतरी बेच रहा हूँ। बारिश होगी तो काम आ जाएगी, बारिश नहीं होगी तो काम नहीं आएगी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें बोलनी है। जिस दिन बीमार पड़े, जिस दिन फैमिली में कोई इमरजेंसी आई, तो दिस इज ए छतरी, दिस इज ए प्रोटेक्शन, जिस दिन भी काम आएगा आप इसको खोल लीजिएगा, आपका पैसा नहीं लगेगा। छतरी खरीद के रखते हैं ना बारिश के टाइम में, जिस दिन बारिश आएगी छतरी लेके हाँ घूमते हैं ना साथ में। जस्ट लाइक आई एम डूइंग प्रोटेक्शन, आई एम गिविंग प्रोटेक्शन टू यू। तो प्लीज ये आपकी चॉइस है, आपको अभी लेना है, जब चाहिए होगा तब नहीं मिलेगा। हमारा इंश्योरेंस जब मिलता है जब चाहिए नहीं होता, आज जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगा तब ये पॉलिसी नहीं मिलेगा सर। आज आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, सोचे कि मुझे आज पॉलिसी लेना है, कोई पॉलिसी नहीं मिलेगा जब तक आप डिस्चार्ज होके ठीक ठाक होके घर पे नहीं आ जाते हैं। और पॉलिसी लेने के 30 दिन के बाद ही हमारी पॉलिसी काम करती है। ये हमारे पॉइंट्स मैक्सिमम कवर होते हैं 16-17 पॉइंट्स थे जिसको मैंने कोशिश की आप लोगों के साथ। इसमें कोई ऐसी चीज हो जो आप लोगों को कोई छूट गई हो, कोई चीज ऐसी जो आपको समझ नहीं हो, या कोई ऐसा ऑब्जेक्शन जो आपको प्रॉब्लम आती हो। जैसे सर एक कस्टमर को प्लान समझा दिया, हाँ ठीक है, और वो जब तो बिल्कुल उससे आता है भन्नाटे पे भी करके जाऊंगा, और जब समझाने के बाद में वो कहता है कि ठीक है सर मैं बताता भगवान हूँ। दास जी थोड़ा सा माइक को दूर करो, थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब हो रही है आपकी, जो माइक जो आपने मुंह के नजदीक कर रखा है थोड़ा दूर जी, करेंगे जी, तो जी। वॉइस क्लियर आएगी। हाँ, जैसे कस्टमर छोड़ के जाता है ना उस समय, हाँ, उसके बाद उसके साथ किस तरह से मतलब कांटेक्ट करना चाहिए बाद में? छोड़ के कहाँ जाता है, पहले तो छोड़ने नहीं आप- देना सर।
पहले बात तो ये कसम खाइए कि जब भी आप किसी कस्टमर से मीटिंग करेंगे उसको ऐसे खाली नहीं जाने देंगे। क्या बोल रहे हैं सर? हम लोग मीटिंग खाली टाइम पास के लिए नहीं करते हैं सर। जी आप भी अपना टाइम स्पेयर निकालते हैं, मैं भी अपना टाइम स्पेयर निकालता हूँ। मैं अपनी 4-5 मीटिंग छोड़ के तब आपके पास आया था। तो जी सिर्फ समझने के लिए अगर आप मुझे बुला रहे हैं, पहले क्या डिसाइड करना है, अगर सिर्फ समझने के लिए आप मुझे बुला रहे हैं तो मैं आपको उसके ब्रोशर भेज देता हूँ, उसकी डिटेल भेज देता हूँ। अगर आपने डिसाइड करना है या तो मैं आपको समझा नहीं पाया, मेरी कमी है कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाया, तो आप मत लीजिएगा सर। लेकिन अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, प्रीमियम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो भी चीज समझाऊंगा ऑन द स्पॉट बताऊंगा, तो मैं सर खाली नहीं आता हूँ सर। मेरे काम का उसूल है। अगर वो मेरे ऑफिस में ही आकर के जाता है, कमिटमेंट करके मैं कराऊंगा, क्या करना हाँ, चाहिए? तो उसका तरीका है सर, उसका तरीका है, उससे कुछ ना कुछ इस तरह की कमिटमेंट कर लेनी चाहिए। सर मैंने आपके लिए वर्किंग करके रखी है, मैंने आपका प्रपोजल फॉर्म भर दिया है, उससे फॉर्म साइन करा लीजिए, कुछ नहीं ठीक। फर्क पड़ता सर। एक फॉर्म साइन करा हाँ, लीजिए, मैंने ठीक सर डाल दिया है, वो बहुत चेक की वजह से रुका हुआ है सर। वो ठीक ठीक है। उसको बाउंड करिए, 1 से 2 दिन में चेक चाहिए सर। मैंने तो ठीक सारा लॉगिन करके रखा हुआ है, चेक डालना है। ठीक। 1-2 चीजें जैसे ही आप उसे साइन करवा लेते हैं, चाहे उसके पास कागज हो या नहीं हो, सर ये भर दीजिए। जितनी चीजें पता है मुझे बता दीजिए, मैं अभी भर देता हूँ इसमें। आप बाद में डिसाइड कर लेना, 1 दिन बाद 2 दिन बाद, लेकिन मुझे ये फॉर्म फिल करके देना होता है। मेरी कंपनी का ये उसूल है, मेरे काम का ये ठीक। उसूल है, मैं ऐसे ठीक। करता हूँ। ओके। ठीक है, तो थोड़ा सा बाउंड करना छोड़िए, उसको फ्री मत छोड़िए, उसको फ्री नहीं छोड़ना किसी भी कंडीशन में। ठीक। तो वो कहेगा थैंक्स। मैं किसी और कंपनी का देखूंगा, पता करूंगा। आप बोलिए ना किस कंपनी का चाहिए, हम सारी कंपनीज का बताएंगे आपको। कंपनी एक ही अच्छी है जो हम कर रहे हैं जी। और किसी को चाहिए साहब? जितेंद्र जी, अमित जी, रविंदर जी। सरकारी कर्मचारी है तो उनको क्या क्या सर बताएं उनको? मतलब वो बोलते हैं कि ऑलरेडी मेरे तो सरकार हमें देती ही है। तो कौन? मैंने बोला कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और अपने मतलब जो भी मतलब प्राइवेट में भी जो अच्छे कंपनी में होते हैं बोलते हैं कि हमको तो मेडिक्लेम मेरा चल ही रहा है सर ऑलरेडी। प्रूविंग करनी है, पूछना है ऐसे लोगों से कितने का चल रहा है, कितने लाख का चल रहा है। उनको रियलाइज कराना है कि आज की डेट में इतने पैसे से गाड़ी नहीं चलने वाली हॉस्पिटल जितने का आपका इंश्योरेंस कवर है। अगर आप सही से रियलाइज करा पाए उनको। सर अभी तो सिचुएशन अलग है, अगर अभी वाली सिचुएशन नहीं होती ना, तो ऐसे लोगों के लिए तो बहुत अच्छे सॉल्यूशंस होते हैं, जो पहले प्लान समझ लेते हैं, बात कर लेते हैं, और उसके बाद कहते हैं ठीक है जी बाद में बताएंगे, और इधर उधर टाइम पास कर रहे होते हैं। अगर अभी पैनाडेमिक सिचुएशन नहीं चल रही होती ना, तो मेरे पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन था इसका। मैंने ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। जैसे कि वो आपका, आप उनके घर गए या उनके ऑफिस गए, अगर ऑफिस गए तो ऑफिस के लिए अलग है, और घर गए तो घर के लिए अलग है। पहले के सिनेरियो में क्या होता था, जब भी ऐसा कोई कस्टमर करता था, हम मीटिंग करने के बाद 2 दिन 3 दिन तक उसको फॉलो करते थे, वो फोन उठा के काट देता था, या बोलता था मीटिंग में हूँ बाद में कॉल करूंगा, मैसेज आता था तो कई बार रिवर्ट भी नहीं करता था। तो ऐसे लोगों के हम लोग उसके घर या उसके ऑफिस ऐसे टाइम में पहुंचते थे, और कोई ना कोई बहाने से कुछ ना कुछ ले जाते थे। अगर घर गए हैं तो बच्चों के लिए चॉकलेट बिस्किट कुछ ना कुछ ले गए, और अगर ऑफिस गए हैं तो बच्चों के लिए कोई टॉय ले गए। उसको मना नहीं करता कोई बंदा, 100-200 रुपए खर्च करने में कोई नुकसान नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कमीशन मत दो, मैं तो बोलता हूँ कमीशन नहीं देनी, लेकिन ऐसे गिफ्ट देने से आपका जस्चर बनता है, उनको ये लगता है कि ये मेरी फैमिली का ध्यान रखता है। कुछ नहीं फर्क पड़ता, अगर उसके घर में आपको पता है फैमिली में बच्चे छोटे हैं कुछ है, तो कुछ ना कुछ ऐसा टेडी, कोई टॉय, कोई कुछ गिफ्ट बच्चे के नाम पे ले जाइए, और बोले मैं निकल रहा था, मुझे ये टॉय पसंद आया और मुझे आपके बच्चे के लिए देना था। मुझे उस दिन गुड़िया को देखा था, आपकी डिटेल आपने लिखवाई थी कि आपका इतने साल का बच्चा है, तो मेरी आदत है कि मैं जब निकलता हूँ तो मुझे ध्यान आएगा, मैं वो दे देता हूँ आपको। और ऐसे ऐसे मैंने वो प्रपोजल फॉर्म भर के रखा हुआ है सर। कुछ डिसाइड क्यों नहीं किया सर? आपको नहीं लगता आपको फैमिली के साथ ये जरूरी है? पहले गिफ्ट देना है, उसके बाद उसको बताना है आपकी फैमिली के साथ, उसको रिलेट करना है कि सर आपको नहीं लगता आप डिले कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए? क्या सही है आपको डिले करना? एक बार उसको आँखों में आँखें डाल के जब आप रियलाइज़ कराएँगे ना, कहीं न कहीं उसको लगेगा यार ये हर जब भी आता है तो 100-200 रुपए खर्च करके आता है, कुछ ना कुछ लेके आता है, और कोई बैठा होता है तो उसको लगता है यार मैं डिले कर रहा हूँ। गिल्टी फ़ील करा दीजिए 1-2 लोगों को, अपने आप या तो बोल देगा कि लेना है या नहीं लेना है। डायरी वेरी सर गिफ्ट में देना है कि मतलब बच्चों के लिए जैसे सर अगर जिसके ऑफिस में जा रहे हैं तो डायरी, और अगर घर पे जा रहे हैं तो बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का, या लड़की है छोटी 5 साल 7 साल 3 साल 2 साल की, तो उसके लिए कोई बढ़िया सा लड़की के लिए गिफ्ट, और अगर कोई लड़का है तो उसके लिए कोई टॉय, कोई भी 100-150 रुपए का, या कोई खाने का चॉकलेट वगैरह कुछ भी। बिना खाली हाथ जाना ही नहीं है सर, हेल्थ में भी और लाइफ में भी।
मैं सुना है लोगों से, खाली हाथ जाओगे खाली हाथ आओगे, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ ना कुछ देके आना है, कुछ ना कुछ गिफ्ट आपके बैग में हमेशा होना चाहिए। किसी भी कस्टमर से मिलने जाओ, आपके पास बच्चों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और आपकी फैमिली में जैसे अगर ऑफिस में भी हो आप, और अगर उसने अपने बच्चे 5 साल 7 साल 3 साल के लिखवाए हैं, तो आपके बैग में एक ना एक गिफ्ट होना चाहिए। बोले सर हम हमारे कस्टमर के साथ ना ये ऑब्लाइज करते हैं, ये बच्चे के लिए गिफ्ट है, ये उसको दे देना। ऑफिस में भी है तब भी दे देना, अगर वो पॉलिसी आपसे फाइनल कर रहा है, कुछ नुकसान नहीं होता। वो बच्चे के पास गिफ्ट जब तक रहेगा, वो याद रखेगी ये इंश्योरेंस वाले अंकल ने दिया था। और गलती से कभी भी आप उनके घर चले गए, तो आप पूछ सकते हो उस बच्चे से, बेटा वो आपको गिफ्ट पसंद आया था कि नहीं आया था। खाने पीने की चीजें तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन टॉयज ऐसी चीजें रहती है जो अनब्रेकेबल होते हैं। कई बार अच्छा टॉय दे देते हैं तो ज्यादा दिन तक चलता है, बच्चों के साथ मेमोरीज ज्यादा रहती हैं। जी दहिया साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। और किसी को कोई ऐसी क्वेरी, कोई ऐसी चीज? जितेंद्र जी, अमित जी, रविंद्र जी, जयराम जी, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो कॉलिंग में, किसी से बात करने में, कोई ऐसा कंसर्न जिसमें हम अपनी चीजें लोगों से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या वो बहुत ज्यादा ऐसे एक्सक्यूज देते हैं जिनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है? नहीं सर, मैं तो नया हूँ। ये सेशन काफी यूजफुल था, मैंने कुछ मिस नहीं किया सर। बहुत मतलब काफी चीजें क्लियर होती जा रही। ओके, थैंक यू। ये अच्छा है कि चीजें लोगों को उस तरीके से अगर हम लोग हैंडल करना शुरू कर देंगे, तो हमें जो अंदर की एजिटेशन है वो खत्म हो जाएगी, चीजें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। जी रविंद्र जी, अमित जी, जितेंद्र जी, और किसी को कोई इशू हो? शरद बाबू जी, आप भी थे मीटिंग में, कंफर्टेबल रहा, चीजें कुछ यूजफुल रही आपको? बोलिए। Yes, sir. Today's session is very nice, sir. हाँ थैंक यू I सर, learned something. क्योंकि लोगों के ऑब्जेक्शंस आते हैं सर, ये चीजें आएंगी, और हमें काम करना है तो उन ऑब्जेक्शन के साथ ही काम करना है। अगर किसी Okay, काम sir. में आपको ऑब्जेक्शन नहीं मिल रहा है ना, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। वो एक Okay. वो आता है ना, मूवी वो आता है, सीरियल आता है सीआईडी का, दया कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो आप समझ जाइए, जो आपको सीधा बुला के चेक दे रहा है, जो सीधा बोलता है मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, और आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करता है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता है, तो आपका दिमाग काम करना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। या तो उसको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, कोई छुपा रहा है आपसे, या वो फटाफट कोई क्लेम लेना चाहता है। तो खुद थोड़ा सा प्रोबिंग करिए ऐसे लोगों के साथ। आजकल लोग घूमेंगे, कोरोना हो चुका होगा, पॉलिसी के लिए ढूंढ रहे होंगे, और सोचते पॉलिसी लेते ही कोरोना कवर हो जाए। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से पॉलिसी दीजिए, लेकिन ध्यान से, ताकि उसके साथ आपका रिलेशन खराब ना हो। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब मैंने पॉलिसी तो ले ली, अब तो पहले दिन से मेरा क्लेम कोरोना का पास हो जाएगा। एक्चुअली प्रेफर करना है, नॉलेज पूरी देनी है कि ये लिए सर डिस्टरबेंस आ रहा है वो। जी पीछे से शोर आ रहा है सर कईयों के पास ईएसआई कार्ड होता है। होता है सर, बहुत लोगों के पास ईएसआई कार्ड होता है, और ईएसआई कार्ड का ना बहुत सिंपल फंडा है सर। आज की डेट में जिसके पास भी ईएसआई कार्ड है, उसको बोलिए बुखार के लिए ईएसआई हॉस्पिटल जाना प्रेफर करेगा क्या इस टाइम पे? सर ज्यादातर ईएसआई हॉस्पिटल किसी भी सिटी के अंदर 1 या 2 होते हैं, और दूर दूर होते हैं, हर एक की लोकेशन में पास पास नहीं होते, और वो बेसिकली लेबर क्लास के लिए होते हैं। जो एक्सट्रीमली लेबर है उनके लिए होते हैं, जो थोड़े से सीनियर लेवल के लोग होते हैं, वो कभी जिंदगी में ईएसआई हॉस्पिटल नहीं जाते। और आजकल की सिचुएशन में हम नॉर्मल हॉस्पिटल जाने में हेजिटेट करते हैं, क्योंकि कोरोना होने का डर है, और वहां तो प्योरली लेबर क्लास है, वहां पर आज भी पहले जैसा ही रश है। तो क्या हम प्रेफर करेंगे वहां जाके इलाज कराना, जहां पर ऑलरेडी इतना ज्यादा रश हो, चांसेस ज्यादा हो? तो ऐसे लोगों को बोलिए, अगर नहीं भी होता होगा कोरोना, तो भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है, वहाँ पे मास्क फॉलो नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीजें फॉलो नहीं हो रही हैं, और आप चाह के भी वहाँ बच नहीं सकते। कोयले की खदान में जाके कोयला तो टच होगा ही होगा। यस और नो? मेरी बात समझा पा रहा हूँ आपको अपनी बात? तो प्लीज थोड़ा सा चीजों को लोगों को समझाना पड़ेगा कि या तो आप एक्सट्रीम लेबर क्लास से बात कर रहे हैं जिनके पास ईएसआई है, तो वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, उन्हें तो वही अच्छा लगता है। लेकिन अगर लेबर क्लास से थोड़ा सा ऊपर लेवल में आप बात कर रहे हैं, ठीक ठाक लोगों से बात कर रहे हैं, तो उनको ईएसआई की वैल्यू समझा दीजिए। ईएसआई में कोई जाना प्रेफर नहीं करेगा अपने लिए, चाहे अगर पैसा कम है तो संजीवनी प्लान ले ले, लेकिन एटलीस्ट प्राइवेट में इलाज करा ले। अननेसेसरी ऐसे हॉस्पिटल में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी
और किसी को कोई क्वेरी, कोई और चीज, कोई और कंसर्न, कोई भी ऐसी चीज जो हमें इशू हो किसी चीज को लेके? जितेंद्र जी पूछ रहे हैं कॉलिंग के लिए बेस्ट टाइम क्या होता है? जी सर। और राकेश जी पूछ रहे हैं कोरोना का ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेना ठीक है या प्राइवेट में? सर थोड़े टाइम और है गवर्नमेंट में, उसके बाद तो फिर प्राइवेट में ही होगा। जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह की ऑक्यूपेंसी डे बाय डे फिल होती जा रही है, जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं सारी हॉस्पिटलाइजेशन कम्प्लीटली एक्सट्रीम लेवल पे चल रही है, फुल लेवल पे चल रही है, तो प्राइवेट ही बेटर होगा आने वाले टाइम में। अभी जब तक आपको गवर्नमेंट से मिल रहा है, जब तक यूटिलाइज कीजिए। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी प्राइवेट तो आपके पास होना ही चाहिए, कवरेज होना ही चाहिए। और कॉलिंग के लिए जो टाइम होता है सर, कोई भी टाइम नहीं होता, आप किसी भी टाइम कॉलिंग करिए, सुबह 9:30 बजे से शाम के 7 बजे तक किसी भी टाइम आप कॉलिंग कीजिए, कोई नुकसान नहीं है। बस कुछ कुछ कस्टमर्स के लिए अलग हो सकता है टाइमिंग, जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं उनको मॉर्निंग में मत कीजिए, उनको दोपहर के बाद कीजिए, वो आपको लोगों से पूछना पड़ेगा जिसके पास जो टाइम है। आपका ऑफिस आवर्स ही टाइम है कॉलिंग के लिए। सर इवनिंग में 8 से 10 के बीच में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम रहेगा? सर लोगों को रहेगा, आपको नहीं रहना चाहिए, आप कभी भी कर सकते हैं। जिसको प्रॉब्लम रहेगा उसको मत करिए, कोई बात नहीं सर, जो डिस्टर्ब हो रहा है उसको छोड़िए, आगे चलिए। हमारे पास कॉलिंग के लिए जब टाइम है आप जब करिए, आप रात के 10 बजे तक भी कॉलिंग कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते आपके पास डाटा इस तरह का हो जो लोग आपको 8 से 10 में अटेंड करें, आपसे बात करें। क्योंकि आजकल लोग 6 बजे 7 बजे ही घर पहुंच जाते हैं और सारे दिन घर पे रहते हैं, तो कई बार वो टाइम फैमिली का टाइम होता है, तो हो सकता है लोग आपसे नाराज हो, आपको उल्टा सीधा बोले। ऑफिस आवर्स में लोग जनरली प्रेफर आराम से सुनते, प्रेफर नहीं करते। सर आपके पास इतना ह्यूज नंबर ऑफ एजेंट है, तो फिर सर उसमें से कितने परसेंट सर फुल टाइम एजेंट और कितने पार्ट टाइम एजेंट है? सर 15 to 20% एजेंट है जो फुल टाइम काम करते हैं, उनका रेगुलर काम आता रहता है। 20% एजेंट मैं बोल सकता हूँ, 80% एजेंट जॉब के साथ साथ ही काम कर रहे होते हैं। और मैं आपको बिलीव दिखाऊं, जो लोग भी 80% कैटेगरी में हैं, उनमें से भी 10 to 20% उनके अंदर जैसे ही IQ आ जाता है, जैसे ही उनका माइंड काम करना शुरू कर देता है कि नौकरी में कुछ नहीं रखा, बिजनेस ही सब कुछ है, वो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। लोगों को रियलाइज कराने वाले बंदे चाहिए, एक सही मेंटर चाहिए, एक सही बंदा चाहिए जो राइट डायरेक्शन दे पाए। क्योंकि लोग नौकरी क्यों कर रहे होते हैं उसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है, उन्हें एक फिक्स इनकम का बहुत बड़ा लालच होता है। चाहे कोई 10,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है या 50,000 कमा रहा है, जिस दिन वो फिक्स इनकम आपकी पार्ट टाइम इनकम से आसपास रिप्लेस होनी शुरू हो जाती है, उसी दिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। एग्जाम्पल बताता हूँ, जिसकी भी 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह है, अगर उसका 30,000 35,000 रुपए पार्ट टाइम काम करने से आना शुरू हो जाए, तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। जब आप पार्ट टाइम में फुल टाइम के बराबर का काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपका माइंड आपको समझाने लगता है, बताने लगता है कि आप इससे ज्यादा कर सकते हो, आप कम में रुके हुए हो। और लोगों को बिजनेस में कॉन्फिडेंस कम आता है क्योंकि उनकी फैमिली में पीढ़ी दर बच्चों को ये सिखाया जाता है, बेटा अच्छे से पढ़ाई कर ले, आपको अच्छे की नौकरी मिल जाएगी। जैसे पापा नौकरी कर रहे हैं वैसे ही बेटा नौकरी कर रहा होता है। हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया के कल्चर में, देखो मैं किसी को गलत नहीं बोलता, लेकिन जिसकी फैमिली में भी बिजनेस कल्चर होता है ना, उसका बेटा, उसका बच्चा कभी भी नौकरी नहीं करता। ज्यादातर मैं आपको केसेस बताता हूँ, 5-10% एक्सक्लूजन हो सकते हैं, लेकिन 90% जिसके बिजनेस फैमिली ग्राउंड होते हैं, बिजनेस फैमिली का बैकग्राउंड होता है, उनका 90% बिजनेस, जो बच्चे हैं वो बिजनेस ही करते हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी की आदत नहीं होती, उन्हें बिजनेस की आदत पड़ चुकी होती है। और जिनके घर में शुरू से ही जॉब का चलन रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट, उनके बच्चे भी उन्हीं से सीख के, पेरेंट्स से ही बच्चे सीखते हैं, तो उनके माइंड में वो जॉब ही घुसी हुई होती है। मैं आपको बोलता हूँ, अपनी फैमिली में अपने बच्चों को अभी से, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, कभी भी जॉब के लिए प्रेशराइज मत कीजिए। उनके माइंड में डालना शुरू कीजिए, बिजनेस से बढ़ के कुछ नहीं होता। आप लोग जो भी जॉब में हैं, सोच के देखिए, क्या आज इंडिया में या इंडिया के बाहर वर्ल्ड वाइड कोई ऐसा करोड़पति, अरबपति है जो जॉब करता हो और किसी करोड़पति लिस्ट में आता हो? जो सर एक चीज मैं बताऊंगा कि गुजरात में सर मैं जब से आया तब से यहाँ पर देखता हूँ कि कोई जॉब के बारे में तो सोचता ही नहीं है, सब बिजनेस में। जी सर यहाँ जो भी करना है, बिजनेस सर, करना है। सच्चाई भी यही है, नौकरी करने वाले नौकरी करते रह जाते हैं, और जो बिजनेस कर रहे होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती। स्काई इज द लिमिट, सच्चाई बता रहा हूँ, स्काई इज द लिमिट।
आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, काम अपने आप बड़ा हो जाता है। नौकरी में वही मिलेगा जो आप जितने के लिए बाउंड है, और अगर आपकी सेल्स की जॉब नहीं है तो आपको इंसेंटिव्स भी नहीं मिलेंगे। मैं ये भी बता देता हूँ आपको, अगर बैकएंड का प्रोफाइल है, अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, या कोई रूटीन का आपका बेसिक वर्क है, तो जो जितने के लिए आप हायर हुए हैं उतना ही मिलेगा। और आजकल के टाइम में इंक्रीमेंट भी नहीं होने वाली है, लोगों की तनख्वाह भी आधी हो सर गई आपके है, पास तो काम दोनों ज्यादा चीज हो है गया, ना? काम ज्यादा हो गया, तनख्वाह आधी हो गई सर इस टाइम पे लोगों की, ऐसा सर सभी आपके हाल हुआ है। पास तो दोनों चीज है ना? मेरे पास सर दोनों चीजें नहीं है सर, मेरे पास भी जॉब ही है, लेकिन क्या है कि मेरे पास ना एक्सपोजर बहुत है। मेरे पास मेरे ब्रदर के अकाउंट्स वगैरह हैं, मेरे पास मेरा जो छोटा ब्रदर है वो दुबई में है, मेरे जो साडू हैं, मेरी साली हैं, वो सब लोग दुबई में है। तो मैंने उनके नाम को यूज किया हुआ है, आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ, मैंने उनके नाम को यूज किया हुआ है, उनके अकाउंट को यूज किया हुआ है, उनके अकाउंट उनके वो सब चीजें मेरे पास रहती है। तो मेन काम मेरा जॉब पे रहता है, लेकिन मेरा फोकस बिजनेस पे रहता है, मेरा माइंड वो उसी बिजनेस के लिए चलता रहता है। और मैं जो भी काम करता हूँ, चाहे मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस है, वो सारे मैं उनके अकाउंट में करता हूँ, वो पैसा मुझे वहां से एज ए बिजनेस शेप में मिलता है। क्योंकि जब एजेंट्स बनाते हैं तो सामने से लोग हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी बोलते हैं, कहीं ना कहीं जो भी मेरे नियर एंड डियर आसपास के एजेंट है, या तो मैं उनके कोड में बिजनेस डालता हूँ जहाँ पर मेरा कोड नहीं है, नहीं तो जो मेरे रिलेटिव्स के कोड है मैं उन कोड में वो बिजनेस डाल के वहां से पैसा अर्न कर लेता हूँ। कहीं ना कहीं अपने नाम पे तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आई एम कंपनी एम्प्लॉय हूँ, कंपनी के नाम पे कोई एजेंसी नहीं ले सकते, विच इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर ये मेरा माइंड अप्लाई नहीं करता, इस तरह से मैं चीजें नहीं करता, तो मैं भी बेसिक एजेंट ही होता। आज मैं भी सारा दिन इधर से उधर घूम रहा होता और इधर से उधर लोगों के पास जब तक मिलता नहीं, जब तक एजेंट नहीं बना पाता। आज ऊपर वाले की मेहरबानी है कि अपना स्टार हेल्थ के ऑफिस के साथ साथ अपना भी एक इंडिपेंडेंट ऑफिस लेके मैनेज कर रहा हूँ, और अपने साथ अपने 2-3 एम्प्लॉय अपने साथ रख रहा हूँ जो मेरे लिए काम करते हैं, जो मेरी टीम को बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं, आप लोगों को हेल्प करते हैं, तभी इस तरह का डेवलपमेंट, इस तरह का सर्विसेज मैं आप लोगों को दे पाता हूँ। सर ये टेक्नोलॉजी की देन है, आप टेक्नोलॉजी के मास्टर हो सर। नहीं सर, टेक्नोलॉजी में कोशिश करता हूँ सर, आज भी बहुत पैसा खर्च करता हूँ, इसीलिए ताकि टेक्नोलॉजी में पीछे ना रहे, ताकि हम लोग काम से किसी तरीके से पीछे ना रह जाए। तो नॉलेज के साथ साथ पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, कंधे से ऊपर जो चेंज का भगवान ने दिया हुआ है, इस माइंड के लिए आपको पैसा खर्च करना है। जहां से भी नॉलेज ट्रेनिंग चाहे पैसा देके मिले, फ्री में मिले, लेनी है सर, लेनी है। शरीर के लिए, कपड़ों के लिए हम बहुत कुछ खर्चा करते हैं, वो सब बेकार हो जाता है, लेकिन जब हम इसके लिए खर्चा करना शुरू करते हैं ना, वो नॉलेज हमारे बहुत सालों तक काम आती है, बहुत पैसा देके जाती है और इतना कमा के देती है जो शायद हमने कभी नहीं कमाया। तो आप वो बोलूंगा, जो भी जॉब में है, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, बिजनेस के लिए सोचे, अपने काम को छोटा नहीं बड़ा सोचे कि कुछ बड़ा करना है। किसी भी काम को हल्के में ना ले, चाहे आप लाइफ के साथ जुड़े हो, चाहे आप हेल्थ के साथ जुड़े हैं, जो भी आप साथ में करते हैं, कुछ बड़ा टारगेट लें, बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है। और टारगेट इतना बड़ा होना चाहिए, और साथ में अपने शीशे पे लगा दीजिए, जहाँ पे भी आप सामने देखते हैं कि मुझे इस साल ये अचीव करना है। आपका टारगेट आपका काम करवाता है, आपका माइंड कराता है। जितना बड़ा टारगेट उतना बड़ा काम आपका माइंड उस हिसाब से कराएगा। आपके ऊपर है, आपके टारगेट छोटे होंगे, कमी आपकी है, क्योंकि आपने छोटा टारगेट लिया। मेरे टारगेट बहुत बड़े हैं सर, मेरा इस साल 1000 एजेंट्स मैंने रिक्रूट करने हैं, और मुझे इस बार जो बिजनेस करना है वो 50 करोड़ रुपए का बिजनेस करना है, 50 करोड़ का प्रीमियम उठाना है लोगों के साथ मिलके। तो ब्रांच का टारगेट एक तरह से समझ लीजिए मेरा टारगेट है, पूरी ब्रांच मिलके जो 50 करोड़ करती है, मैं अपने एजेंट्स के थ्रू कराना चाहता हूँ। इस तरह का वो जब भी हो सकता है जब हम लोगों के साथ ट्यूनिंग और वो सब चीजें कर पाएंगे। प्रीमियम उठाना बहुत बड़ा टारगेट है सर, बहुत बड़ा टारगेट है। लोगों को हंसी आनी चाहिए, लोगों को लगना चाहिए हम कुछ एक्स्ट्रा और नहीं सोच रहे हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, सोच नहीं होगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोशिश तो करें। कोशिश करने से पहले ही हार मान जाएंगे तो कैसे होगा? जितेंद्र जी गलत कह रहा हूँ? दया साहब गलत कह रहा हूँ? एटलीस्ट आई हैड ट्राई, एटलीस्ट सही है सर, टारगेट बिल्कुल बढ़िया है सर। मैं तो टारगेट इतना कहने बड़ा, को अगर आता, इतना बड़ा बिजनेस आप लोग लोग करेंगे ना लोग सर, कहेंगे ना हाँ कि पागल है क्या, पागल है सर, जब ऐसा तक होना लोग कहेंगे नहीं ना, जब तक मजा नहीं आएगा। पागल कहना चाहिए, तो इसीलिए सामने बोलता हूँ ताकि लोग हंसे, कह रहा है यार क्या बातें कर रहा है, 1000 एजेंट ऐसे बन जाएंगे? ऐसे नहीं बनेंगे सर, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, सब कुछ होगा, और उनका सपोर्ट सिस्टम भी होगा, सब कुछ सारी चीजें होंगी, जो भी करना पड़ेगा करेंगे सर। आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों को, अगर मैं आगे बढ़ा पाया, मेरा काम पहले आप लोगों को आगे बढ़ाना है। अगर आप लोगों का बिजनेस इस लेवल पे हो गया तो आपको भी ये समझ में आएगा कि इस ट्रेनिंग का पर्पस
फुलफिल हो गया तो आप लोग भी सामने से 2-4 फ्रेंड सर्कल सामने से दे देंगे, जिसके भी फ्रेंड्स इस लाइन में है, सेम फील्ड में है, आप लोग भी मेरी हेल्प कर सकते हो। अपने फ्रेंड सर्कल को, जो लोग इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हैं, लाइफ का, जनरल का, किसी भी कंपनी के साथ कोड लेके काम कर रहे हैं, उनको आप मेरे साथ इंट्रोड्यूस करा सकते हो। अगर आपको ट्रस्ट है कि जो ट्रेनिंग आपको मिल रही है उनको भी मिल सकती है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सकती है, तो आई रिक्वायर्ड कि अगर इस तरह से कुछ होगा तो प्लीज आप लोग मेरे साथ शेयर करेंगे। वो काम के साथ होता रहेगा, धीरे धीरे चीजें होती रहेंगी, धीरे धीरे आप लोगों के साथ मेरा कॉन्फिडेंट और आपको मेरे साथ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। किसी को काम के रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं आती, किसी को सर्विस से रिलेटेड कोई कंसर्न तो नहीं आता, कोई ऐसा चीज जिसमें हम लोग आपको सपोर्ट नहीं कर पाते हो, काम नहीं कर पाते हो, किसी भी टाइम वो मेरी कोशिश रहती है कि वो चीज ना आए, चाहे वो टीम बड़ी हो या छोटी हो, काम में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि काम में ही प्रॉब्लम आ गई तो सब बेकार है। बड़ी टीम का कोई फायदा नहीं है फिर जब छोटी भी मैनेज नहीं कर पा रहे तो टीम बढ़ेगी, स्टाफ बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, सबके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए कोई नुकसान नहीं। तो आज के लिए आई थिंक क्लोज करना चाहिए, थोड़ा लंबा हो गया आज, कोई बोर हो गए होंगे कुछ लोग, कैसा रहा कैसा नहीं ये तो आप लोग ही फीडबैक बताएंगे। ओवरऑल चीजें ठीक रही, सबको समझ में आपसे मिलते तो फिर ऐसा बोर हो जैसा लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है घर के मेंबर ही है। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच जितेंद्र जी। पर्पस सिर्फ यही रहता है सर, और कोई पर्पस नहीं रहता कि मैं कभी भी ये प्रेशर नहीं करता कि कोरोना हो जो मर्जी हो जी बाहर निकलो, बिजनेस चाहिए, वो मैंने सीखा नहीं सर। मेरी फैमिली है ना, आपकी भी फैमिली है, और आप मेरे फैमिली मेंबर से कम नहीं हो आप लोग, तो आप भी सेफ रहोगे तभी कुछ बिजनेस होगा। जी बोलिए चलो जी। हेलो सर, तो आज तो अच्छा सेशन अच्छा है सर, मेरा थोड़ा नॉलेज भी आ गया, जो जनरल डिस्कशन है ना, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, बहुत अच्छा है सर आज का। सर आप रेगुलरली टच में आते रहिए, आपको कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाएगा, नॉलेज बढ़ती रहेगी ना तो बात करने का कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। इसलिए सर मेरे कब टाइम मिलता, जब भी वो मीटिंग रहता मैं कंपलसरी अटेंड करता, वो मैं नहीं छोड़ता, कहीं को बोले तो वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्ट लेना पड़ेगा सर, कुछ नया सीखना है तो इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट हमारे अंदर से होता है सर। रविंद्र जी आपको दिख रहा जी? डाउट है। हाँ बोलिए। अभी ये क्या बोले तो अभी कोविड ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ ऑप्टिमा उसमें कवर हो रहा है क्या सर? नहीं तो सर एक्स्ट्रा सारी पॉलिसीज में कवर होता है, जितनी भी पॉलिसी हमारी सभी पॉलिसी में कवर होता है। अभी विथ एक्स्ट्रा प्रीमियम और इंक्लूडिंग प्रीवियस सेम प्रीमियम, नो एक्स्ट्रा प्रीमियम, जो प्रीमियम है वही प्रीमियम में कवर होता है। पॉलिसी लेने के 30 दिन के बाद, आफ्टर 30 डेज। आफ्टर 30 days कोविड विल कवर। Yes, after 30 days, COVID will cover. Because yesterday I discussed with one person, वो बोला कि कोविड का वो कवर हो रहा कि नहीं, कवर हो रहा बोला मैं, तो सर क्या बिंदास कुछ कवर है, एक्स्ट्रा आप प्रीमियम है क्या? पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए 100% कवर है 30 दिन के बाद, पॉलिसी लेने के 30 दिन मैं वही बोला, लेकिन प्रीमियम के बारे में पूछा, कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम है क्या? कुछ भी नहीं बोले लगता, तो कुछ भी नहीं लगता, आप बोल सकते हैं। मेरा एक डाउट है सर, और एक सर अभी संजीवनी प्लान है ना सर? हाँ, पहले वो प्लान लेके बाद में हेल्थ ऑप्टिमा को नहीं तो कॉम्प्रिहेंसिव को पोर्ट करते क्या? हाँ पोर्ट नहीं, कन्वर्ट कर सकते हैं सर, रिन्यूअल के टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर कस्टमर का बजट बढ़ जाता है, वो चाहता है कि ये वाला ना लेके उसमें लेना है, तो वो आप ले सकते हैं, ऑप्शन है। और संजीवनी प्लान के साथ भी सुपर टॉप अप दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। वेटिंग भी कवर रहेगी ना सर? हाँ जी, कंटिन्यूशन रहेगी, वेटिंग भी कवर रहेगी, वेटिंग भी कवर। 3 साल अगर संजीवनी चल गई तो वो 3 साल उसमें ऐड हाँ काउंट होंगे सर, बिल्कुल होंगे सर, नया प्लान काउंट होगा। हाँ जी, बेनिफिट्स तो ऐड होता ना? बेनिफिट्स सब कंटिन्यू रहेंगे सर, कोई नुकसान नहीं रहेगा उसको। ओके, एंड और एक सर वो अभी ये क्वार्टरली हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट टाइप है ना यंगस्टार में एंड ये यंगस्टार में संजीवनी में दोनों में है सर, लेकिन क्रेडिट कार्ड पेमेंट होना चाहिए, बिना क्रेडिट कार्ड पेमेंट के नहीं होता है सर। ओके, सो क्रेडिट कार्ड पेमेंट किया तो होता, नहीं तो नहीं होता? नहीं तो नहीं होता सर, नहीं तो नहीं होता। तो उसका कुछ इंटरेस्ट कुछ हो रहा? हाँ वो लगेगा सर, वो लगेगा, वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कंपनी चार्ज करती है, जितना भी आप पीरियड डिजाइन करेंगे, 3 महीने का, 6 महीने का, मंथली का, उसके हिसाब से आपको सिस्टम पे दिखाएगा कितना इंटरेस्ट लगेगा। आप कस्टमर को बोल सकते हैं अगर 15,000 रुपए का प्रीमियम है तो 1,500 से 2,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा अप्रोक्सीमेट। जी 1,500 से 2,000 रुपए आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा लगेगा। सर तो अभी कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड नहीं रहे तो वो ऑप्शन नहीं दे सकते ना सर? नहीं दे सकते सर, नहीं दे सकते जी। और किसी ने कुछ पूछना हो? आज के लिए इजाजत लेना चाहिए, 8:45 हो गए, आज थोड़ा हमारा सेशन लंबा चला, थोड़ा टॉपिक लंबा था इस वजह से।
जी, ओवरऑल ठीक रहा, कंफर्टेबल रहा सबको? तो रिव्यूज ओवरऑल ठीक है सर, गुड डे, गुड नाइट सब चल रहा है। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच आप लोगों का साथ देने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू सर, बाय बाय, टेक केयर।